अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों का? ओके, माइक पे बाल लग रहे हैं, लेकिन अब आई विश दैट वी कुड हैव एक्चुअली, हम ये बात भी कर रहे थे, नए हफ्ते का आगाज़ भी है, बहुत सी बातें वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन एक बात जिस पे हम सालों से बात कर रहे हैं और फिर एक सानहा हुआ है और हमारा ना दिल हिल जाता है कि कोई इस पे अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। सवात की तरह लियारी का हादसा भी एकदम नहीं हुआ और हुकूमतों और हुकूमती इदारों ने बरसों इस सानहे की परवरिश की है। इनफैक्ट क्योंकि हर आए दिन आपको कराची से कोई खबर मिलती है कि नहीं कि कोई बिल्डिंग गिर गई है, किसी बिल्डिंग की छत गिर गई है, मतलब लियारी हो, कोई और इलाका हो, अभी भी आप देख लें, मैं आपसे हलफन ये बात कह रहा हूँ कि एज वी स्पीक अभी भी लोग अपनी 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतों के ऊपर आधा कवर कर रहे हैं, पीछे छतें डाल रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, अपना कवर्ड एरिया बढ़ा रहे हैं। उसमें इंजीनियरिंग का कोई अमल दखल नहीं है कि ये इमारत इतना लोड बर्दाश्त कर सकती है। उसमें सिर्फ ये है कि हाँ हमें ये जगह और चाहिए तो चलो इसके ऊपर है ना, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर बना लेते हैं और फिर उसके ऊपर बना लेते हैं। मतलब अगर आपने कोई भारी गमला भी रखना होता है ना छत के ऊपर, तो भी जो मुहज़्ज़ब माशरे होते हैं वहां इंजीनियर से कंसल्ट किया जाता है कि इसका इतना वजन होगा, क्या ये हमारा लोड बेयर कर पाएगा स्ट्रक्चर या नहीं। आपने कोई भारी चीज लटकानी हो ना अपनी छत पे, तब भी पता करना पड़ता है कि वेदर ये छत ले सकती है उस चीज को। मतलब बड़े पंखे, शैंडलियर्स, कोई ऑर्नामेंट, कोई चीज लटकानी हो, ऐसे ही नहीं हो जाता। और यहाँ बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनी, जैसे फ्लोर पे मंजिल पे मंजिल बन रही है। और ये पोर्शन माफिया कह लें या बिल्डिंग माफिया कह लें, लियारी में 5 मंजिला इमारत का मलबा उठाने का काम अभी मुकम्मल है। अब तक 27 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, तस्दीक हो गई है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मरने वालों में 16 मर्द हैं, 10 खवातीन हैं, एक 1.5 साल की बच्ची शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरा इमारत का दौरा किया, हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारों को सजा देने की यकीन दहानी भी कराई। ये सानिया बिल्कुल बहुत दानिया था और जैसे ये हुआ था, सबसे पहले तो हमारी और अभी तक ये कोशिश है कि पहले तो यही कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से, लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है। जहाँ तक आपने बात की आगे क्या होगा, अच्छा इसमें फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली काफ़ी खबरें भी आती रही कि फ़लाना हो गया ये, लेकिन सही हालात मैं आपके बताता हूँ कि मैंने अभी इस वक्त यही कहा है कि आप रेस्क्यू का मरहला पूरा करें। कल इंशाल्लाह एक डिटेल मीटिंग में लूँगा इस बिल्डिंग के गिरने की वजूहात भी पता करने के लिए। कमिटीज़ तो बना दी थी हमने ताकि उसी वक्त असेस करें, और उसके साथ साथ जो 500 के करीब 400 से ऊपर 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं। उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। कुछ तो अभी कल एक वाक़या हुआ था, एक बिल्डिंग जो है वो तो कुछ साल पहले की बनी हुई है। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे, वो किसने उसकी इजाज़त दी थी, मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार, उनको सज़ा भी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने जो ये बात की है ना कि किसने इसकी इजाज़त दी थी, दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द इशू। जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है कि एनओसीज वगैरह कैसे मिल जाती हैं। ठीक है, वी गेट इट, अ लॉट ऑफ द टाइम्स तो पूछा भी नहीं जाता और छतें और एक्स्ट्रा कमरे और ये जगह बना लेते हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ अदर टाइम्स एनओसी लेके फिर कंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये लियारी की बात कर रहे हैं, जो जाहिर है कोई बहुत पॉश इलाका तो नहीं है लियारी, अदरवाइज जो शहर के पॉश इलाके हैं, आप PECHS में चले जाएं, आप दीगर इलाकों में चले जाएं जहाँ पे पुराने घर हुआ करते थे, बंगले हुआ करते थे। अब वहाँ पोर्शन है 3 मंजिला, और उस 3 मंजिलों पे जो सबसे ऊपर वाला है या उससे नीचे वाला है, चौथी मंजिल डालने की कोशिश करता है और वो डाल लेता है। अभी भी मुतादिद पोर्शंस पे जो डुप्लेक्सेस कह लें, इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम तो पहले ही और गैर कानूनी तौर पर और हम मतलब एक छोटी सी चीज है जो ऑलरेडी उस बिल्डिंग में, उस कॉम्प्लेक्स में लोग रह रहे हैं, उन्हें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हम यहाँ रहते हैं, अब कैसे हमारे सर पे मजीद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लाइक ट्राई टू चेक द पेपर वर्क। ठीक है, आप पुराने कोई भी इलाके देख लें, आप नाज़िमाबाद के इलाके देख लें, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद में देख लें, आप इन सब जगह देख लें। वज़ीर आला सिंध ने आज वज़ीर आला हाउस में इजलास तलब किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हुक्काम भी इसमें शरीक होंगे। कराची में जहाँ कहीं बेहंगम या गैर कानूनी इमारतें आपको नजर आएंगी, कहीं ना कहीं इसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की मुबैना करप्शन या गफलत ज़रूर शामिल होगी। हम जहाँ
मुबैना करप्शन की बात करते हैं, वहाँ मुबैना गफलत की भी बातें करते हैं कि ज़ाहिर है हो सकता है कि किसी ने को पैसे ना लिए हों, लेकिन जिम्मेदारी भी आपकी थी इसको कंट्रोल करना, इसको देखना। लियारी से पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली नबील कबूल तो बहुत ही प्रोएक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो इस हादसे पर सख्त बरहम भी हैं और अपनी ही हुकूमत और SPCA को आड़े हाथों ले रहे हैं और इन्होंने इसे करप्ट इदारा करार दिया। कहा कि वज़ीर बल्दियात सईद गनी से भी इस्तीफे का मुतालबा फिर करना चाहिए। मैंने तो उनसे बात भी की है। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBC, मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। मेरे तो फ़ोन पे डायरेक्टर DG जो है SBCA वो फ़ोन नहीं उठाता है, एक MNA के फ़ोन के ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं करता है। कहा जाता है DG SBCA जो है बहुत बड़ा एक जो है बहुत पता नहीं कौन है, खतरनाक आदमी है भाई, इसको कुछ बोलोगे आपको फ़ोन ऊपर से आ जाएगा। हम जैसे लोग तो अब यही बात चीफ मिनिस्टर साहब को मुझे कल बोलना है कि आपको इलाके के MNA MPS को अथॉरिटी देना पड़ेगा। फिर ये सवाल आप मुझसे करते हैं, मैं जिम्मेदार होता। अच्छा, ये जो बिल्डिंग थी ना, इसके मुतासरीन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि इमारत खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं मिला था, लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वो इमारत की जो हालत देख रहे थे ना, तो लिहाजा उन्होंने वो पहले ही वहाँ से निकल गए। और एक दिन पहले इसमें से काफ़ी आवाज़ें भी आ रही थी, मतलब मेजर किस्म की, और कुछ ने ये समझा कि जैसे अभी काफ़ी अर्थक्वेक्स वगैरह भी छोटे छोटे कराची में आते रहे हैं, तो शायद उसकी वजह से वॉट एवर द थिंग, बहुत से लोग थे प्रोएक्टिव थे, उनको लगा ये सस्टेन नहीं कर पाएगी और वो निकल गए। सुनिए, नोटिस दिया होता तो तुम भी गैस का लेन क्यों नहीं काटा, बिजली का लेन क्यों नहीं काटा, गेट को सबको पुलिस को बुला के तुम सील करो। तुम लोग आते हो, तुम लोग मूवी बनाते हो, सबको दिखाते हो, तुम लोग ये भी तो दिखाओ तुमने नोटिस दिया, किसी को खाली कराया नहीं कराया, वो भी तो मूवी दिखाओ, नोटिस तो दिखाओ किसको दिया है। हम इस बिल्डिंग में ही रहते थे, 1.5 साल हो गया हमने खाली कर दिया, क्योंकि बिल्डिंग रेंजर्स बिल्डिंग थी और हमको सही भी नहीं लगा। नोटिस तो किसी ने नहीं दिए, ऐसे ही बोल रहे थे कि पकड़ी का है, निकलो, पैसे दे रहे तुमको, निकलो, तुम निकल गए। कराची में इमारत गिरने का कोई पहला वाक़या तो है नहीं है। 2017 से अब तक 8 इमारतों के गिरने या जुज़वी गिरने के वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों जाने भी जा चुकी हैं और अब भी वही हो रहा है जो हमेशा ऐसे वाक़यात के बाद होता है। अब फुर्तियाँ दिखाते हैं हुकूमती लोग भी, अफसरान भी, अब फिर कुछ दिन इस हादसे की बाज़गश्त रहेगी, फिर ये धूल मट्टी बैठ जाएगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। होपिंग कि इस बार ना हो ऐसे, क्योंकि अब आप हलाकतें उम्मीद तो की जा सकती है, मतलब कब तक ये बात ना रुकेगी। अब अगर लियारी के अवामी नुमाइंदे और वज़ीर आला एक्चुअली कोई सीरियस एक्शन लेंगे तो शायद कोई नया सिलसिला शुरू हो ऑपरेशन का, कार्रवाइयों का, लेकिन एट द सेम टाइम इन लोगों को कोई ऑल्टरनेट भी चाहिए होता है। इसमें बहुत बड़ी तादाद हिंदू कम्युनिटी के लोगों की भी है जो जान से गए हैं। और अच्छा, काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ बैठे हैं, जिनसे हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से भी पूछना है कि क्या पहले उन्हें कोई इस तरह होश नहीं आया कि आप जाके चेक करें और फिटनेस सर्टिफिकेट बिल्डिंग्स को भी दें। और साथ ही ज़ीशान शाह ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हैं, और ज़ीशान एक्चुअली उस जगह पे है। ज़ीशान सर, पहले तो ये बता दें कि ये जो कहा जा रहा था कि 1 दिन 2 दिन पहले से बिल्डिंग में आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी कि कुछ ख़राब है, कुछ शायद गिर सकता है मामला, लोग खुद नहीं निकले या फिर इंतज़ार करते हैं कि कोई नोटिस मिलेगा तो निकलेंगे? देखिए, जो आपने भी नोटिस की बात की थी, तो मैं वाजे कर दूं कि ये नोटिसेस तो 5 साल 2022 से सर्व हो रहे हैं और इसमें एक बहुत बड़ी डीप करप्शन इसके अंदर नज़र आई है, जिसको आप मुबैना करप्शन कहें, मुबैना गफलत कहें, इसको जो कहा जाए वो कम होगा। उसकी वजह ये है कि जिस बिल्डिंग को 2022 में ही एक 51 साल, जो कि उस वक्त तो खैर इसमें कम होता है, 55-56 साल पुरानी बिल्डिंग को जब डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया था, तो उसके बाद में एक इंटर डिपार्टमेंट इसके ऊपर इंक्वायरी भी हुई थी, जिसके बाद में वाजे किया गया था कि ये ग्राउंड +3 की बिल्डिंग का 3रा फ्लोर गिरा के इसकी प्रॉपर लाइसेंस याफ्ता स्ट्रक्चर इंजीनियर से इसकी मरम्मत कराई जाए, तो फिर ये बिल्डिंग दोबारा रहने के लायक हो जाएगी। ये इंटर डिपार्टमेंट प्रॉपर इंक्वायरी फ्लोट भी हुई है, अपने अफसरान को भी दी गई है, लेकिन उसके बाद में 2022 के बाद में उसको मरम्मत नहीं कराई गई, बल्कि उसके बाद में उसको मजीद 2 फ्लोर्स उसके ऊपर बना दिए गए। जो जैसे कि आपने भी मुझसे सवाल पूछा था कि
तो उसके अंदर वही जो आवाजें आना शुरू हुई थी। हम हैरान इसलिए हो रहे हैं कि 56 साल पुरानी बिल्डिंग जो ऑलरेडी मखदूश करार दी गई है, उस पे 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उस पे 2 फ्लोर और बना दिए। मतलब जिसको एक्चुअली ये कहा जा रहा है कि एक फ्लोर आप इसका गिरा दें। अब्दुल्ला, यहाँ पर भी बात खत्म नहीं होती। 3 मंजिला इमारत जो कि खराब थी, उसके ऊपर मजीद 2 फ्लोर्स बना दिए गए और जो सारे अफसरान, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजीज, तमाम तर लोग सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि ये डेंजरस बिल्डिंग थी, इसको नोटिस सर्व हो रहे थे। नोटिस 2025 तक सर्व हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नोटिस ग्राउंड +3 की बिल्डिंग के नाम से ही सर्व हुए हैं। ये हमने जियो न्यूज़ पे एक खुसूसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी भी चलाई है, जिसमें वाज़े तौर पर वो कागजात भी दिखाए गए हैं। तो सवाल ये है कि जब एक बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला है, जो कि डेंजरस डिक्लेयर ऑन पेपर ग्राउंड +3 और डेंजरस डिक्लेयर कर दी गई है, वो 3 मंजिला के ही डेंजरस होने के खाली कराने के नोटिस जारी हो रहे हैं। जो 2 फ्लोर की मुबैना करप्शन के तौर पर जो तैयार किए गए हैं, उसके ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक फ्लोर डाला जाए ऊपर, या कोई एक वॉशरूम बनाए छत पर, कोई एक कमरा बनाए छत पर, तो फौरी तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की विजिलेंस टीम आ जाती है, उनकी डेंजरस टीम आ जाती है और फौरी तौर पर लंबी चौड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है और डिमांड जारी रहती है। जब इतना बड़ा काम हो रहा था तो वो टीम कहाँ थी? किसी ने भी इंटर डिपार्टमेंट एक कोई पेपर, इस हवाले से एक एप्लीकेशन, किसी भी लेटर, पूरे विजिलेंस का एक महकमा मौजूद है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पूरी टीम है, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिस, उसके अंदर सेक्रेटरी होता है, पूरी टीम होती है। किसी ने भी, ना डेंजरस बिल्डिंग की टीम ने, ना ही सेक्रेटरी जो डेंजरस या विजिलेंस टीम ने कोई इसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब नहीं की, बल्कि जो 4 साल तक नोटिस सर्व होते रहे, वो ग्राउंड +3 की बिल्डिंग को है। तो ये आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी एक जो खराब बिल्डिंग थी। अच्छा ज़ीशान, थोड़ी सी हैरानी इस बात पे भी हो रही है, एक थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात कर लें या सिविक सेंस की बात कर लें। इनकी तो मुबैना करप्शन, गफलत है। नोटिस सर्व हो रहे थे, पहले ही कहा जा रहा था कि एक फ्लोर गिरा दें और फिर इसकी मरम्मत करें तो ये रहने के काबिल होगी। उस पे 2 फ्लोर बनाने वालों की अकल की भी तो दाद देनी चाहिए। मतलब हम क्या ये एक्सपेक्ट करें कि लोगों को इतनी सेंस ही नहीं है, शहरियों को इतनी सेंस नहीं है कि ये ऑलरेडी बिल्डिंग जिसको नोटिस सर्व हुए हैं, जो मखदूश है, 56 साल पुरानी है, जो गिरने वाली है, उस पे 2 फ्लोर किस अकलमंद ने बना दिए? अकलमंद को भी आप छोड़ दें, क्या 2 फ्लोर्स मजीद बनाना किसी भी बिल्डिंग में, उसमें भी कोई एनओसीज वगैरह तो दरकार होंगे? ऐसे वो तो नहीं मिले ना, वो तो नहीं। तो यानी कि ज़ीशान ये भी बता दें, क्योंकि हमने इस इलाके का हम एक ड्रोन शॉट्स वगैरह भी दिखा रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि इस इलाके में कोई और 50 ऐसी और बिल्डिंग्स भी हैं, कोई जो कि बहुत ही बुरी हालत में हैं और उनको भी इवैक्यूएट करने के कहा जा रहा है। पहली बात तो ये कि जो डिपार्टमेंटल एनओसी है, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बड़ा मुनज़्ज़म डिपार्टमेंट है, उसके रूल्स तैयार हुए हुए हैं, प्रॉपर इतनी मोटी उसकी रूल बुक मौजूद है, लेकिन उस सब के बावजूद आप ये देख सकते हैं कि 80 फुट की बिल्डिंग के 80 फुट के प्लॉट के ऊपर 7 मंजिला इमारतें तैयार की गई हैं। ये किसी भी कानून के तहत अलाउ नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज़ की एनओसी यहाँ पे जारी नहीं की जाती। जितनी बिल्डिंगें लियारी में कई सालों से सब बनती चली आ रही हैं, जो वादे देखने में आती हैं, उनमें किसी का भी एक का भी नक्शा अप्रूव नहीं हुआ हुआ। पूरा लियारी कंक्रीट का जंगल बनता चला गया, लेकिन किसी का भी नक्शा अप्रूव नहीं हुआ हुआ। साथ ही साथ एक और प्रैक्टिस जो देखने में आई है, माजी में भी देखा गया था, कि जो बिल्डिंगें डेंजरस डिक्लेयर कर दी जाती हैं, उसके ऊपर जब तक बिल्डर माफिया की जानिब से उनकी वो अट्रैक्शन का बायस या वो जगह अट्रैक्शन का बायस जब तक नहीं बनती, तब तक उसको डिपार्टमेंट की जानिब से भी खाली नहीं कराया जाता। और जब खाली करा लिया जाता है तो उसके बाद में जो रिहायशी हैं, उन्हीं से दोबारा पैसे लेके उनके पैसे उस बिल्डिंग को दोबारा से तामीर किया जाता है, बल्कि इजाफी 3 से 4 फ्लोर और नए बना के उससे अच्छा खासा मुआवजा भी, जो कि गैर कानूनी फ्लोर्स होते हैं, वो भी कमाया जाता है। मैं ये बता चलूं कि and yet this is so tragic। और नबील कबूल साहब आज तो एसपीसीओ को इदारा और करार दे रहे हैं और सब कह रहे हैं, लेकिन ये उनका इलाका है, ये उनका हल्का है, यहाँ की गली गली चप्पा चप्पा उनको वाकिफ होना चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। और उनका रिवायती हल्का और पुराना हल्का है, मतलब वो नहीं देख रहे थे कि यहाँ पे इतने सालों में क्या हुआ है, क्या होता गया है और इसकी क्या हैयत और क्या शक्ल होती थी और क्या हो गई है। वज़ीर आला सिंध नादिर नबील कबूल ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी पता कर लें। और काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। नादिर, आपसे ये पूछना चाहेंगे इन सिंपल वर्ड्स, किसको रिस्पॉन्सिबल आप समझते हैं? और सिर्फ ये जो इस वक्त बिल्डिंग गिरी है ये नहीं, और भी मुतअद्दिद जो हमने एक पूरी लिस्ट दी है जो बिल्डिंग्स गिरती रही हैं पिछले कुछ सालों में, आप हु डू यू थिंक इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, वी कैन नॉट होल्ड एनी वन सिंगल स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल। इसमें जाहिर सी बात है एसबीसीए की जो गफलत है ही है, कुछ करप्ट अनासिर के, नॉट एज एन इंस्टीट्यूशन वी कैन नॉट पुट अ ब्लेम ऑन देम बिकॉज ये जो एडिशनल फ्लोर ऐड की गई थी इसमें कोई एसबीसीए की तरफ से कोई एनओसी या कोई परमिशन नहीं दी गई थी इसमें एडिशनल ऐड करने के लिए। बट द अदर स्टेक होल्डर्स आर ऑब्वियसली द बिल्डर्स एंड द रेजिडेंट्स themselves। अब रेजिडेंट्स को खुद पता था कि एक 1974 की बनी हुई बिल्डिंग है, उन्होंने रिश्वत दे के किसी भी तरह जो निचले लेवल के, निचले तबके के जो अमला होता है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का, और साथ में बिल्डर को खुद ही प्राइवेटली हायर करके अच्छा, ये तो नादिर सॉरी, लेकिन ये तो रिश्वत दे रहे थे तो कोई रिश्वत ले भी तो रहा था। ये तो पूरा एक मुनज़्ज़म, एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया ये तो। नहीं, बिल्कुल आप सही फरमा रही। अगेन आई वुड लाइक टू रिइटरेट द फैक्ट दैट कि एसबीसीए ने इसके ऊपर कोई ना एनओसी ना कोई परमिशन दी थी कि आप एडिशनल 2 फ्लोर्स ऐड करें। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जहां तक अब्दुल्ला कह रहे थे कि मेरे वालिद साहब यहाँ से एमएनए है, बिल्कुल सिंस ही इज बीन एन एमएनए फ्रॉम हियर ही इज हैड मेनी बिल्डिंग्स डिमोलिश्ड जो कि इलीगली बनाई भी गई थी या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बिल्डिंग्स उनके ऊपर एडिशनल फ्लोर्स ऐड किए गए थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो आवाम है उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि देयर पुटिंग देयर ओन लाइव्स एट रिस्क, क्योंकि ये प्राइवेटली हैंडओवर पे अंडरटेक करते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी इदारा इनको परमिशन नहीं देता कि आप इस पे मजीद फ्लोर्स ऐड करें। अभी कल ही आगरा ताज की एक बिल्डिंग है, वो जब उसको हम खाली कराने गए बिकॉज दैट वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द बिल्डिंग्स जो एनी डे गिर सकती है। आप यकीन करें, लोग आके पथराव शुरू कर देते हैं एसबीसीए और टाउन के अमले के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर पथराव शुरू कर देते हैं कि नहीं। एब्सोल्युटली उस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं जहां हम इदारों की गफलत की बात कर रहे हैं, हम लोगों की भी डिसीजन मेकिंग पे सवाल उठा रहे हैं या मजबूरियों को कह लीजिए कि एड्रेस कर रहे हैं कि क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि जो ऑलरेडी बिल्डिंग नोटिस पे चल रही है, सर्व हो रहे हैं नोटिस, उस पर 3 फ्लोर के बजाय 2 फ्लोर करने की बात हो रही है, उस पर 2 और ऐड कर दिए गए। तो जहां वो शहरियों की गलती, कोताही, गफलत है वो है, लेकिन एट द सेम टाइम सारा कसूर एसबीसीए का ही है आपके मुताबिक, या जो अवामी नुमाइंदे, जैसे आप अपने वालिद का जिक्र कर रहे हैं, जो अब बड़ा खुलकर बोल रहे हैं और होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि आज की वजीर आला से मीटिंग के बाद कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हों। आप लोगों के सामने भी तो होता है, आप भी तो जाते हैं आपके वालिद के हलके में, आप भी तो देखते हैं कि लियारी किस तरह से कंक्रीट के जंगल में तब्दील हुआ है, और ये एक नहीं है, अभी भी 50 ऐसी इमारतें और हैं लियारी में जो मखदूश हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 120 की करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं दैट दे आर इलीगल कंस्ट्रक्शन, और 22 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो क्रिटिकली एट रिस्क हैं किसी भी दिन गिरने के लिए। कल ही एक बिल्डिंग है आगरा ताज की, उसको हमने खाली कराई है आफ्टर हेवी रेजिस्टेंस फ्रॉम द पीपल देमसेल्व्स। जो रहायशी थे उस बिल्डिंग के, वो जाने ही नहीं चाह रहे थे, वो हमारे पे पथराव कर रहे थे, तो हमने फिर उसकी बिजली काटी, उसका पानी काटा और फिर जबरदस्ती को खाली कराई। जो लोग थे वहां पे उनको फिर हमने मुंतकिल किया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, स्कूल्स के अंदर, कि आप फिलहाल यहाँ पे रहे टिल वी कैन फिगर आउट अनदर वे आउट। अच्छा, इस पे अभी ये भी था कि अभी हमारे पास ये इत्तला थी कि जो बिल्डिंग गिरी है इसके मुतासरीन अभी तक अपने रिश्तेदारों की यहाँ हैं, नो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हैज बीन मेड। प्लीज कैन यू कंफर्म दिस? नहीं, इनको हमने ऑल्टरनेट दिया था जो मे बी एज पर देयर लाइकिंग नहीं है। हमने जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, टाउन के जो ऑफिसेज होते हैं, स्कूल्स हैं, वहां पे आइडेंटिफाई किए थे, कमरे इनको बना के दिए कि आप लोग फिलहाल ऑन अ टेम्पररी बेसिस यहाँ पे आप लोग रहें, एटलीस्ट आपको खुले आसमान के नीचे रात को अपने बच्चों के साथ नहीं सोना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली एज पर देयर उनको बेहतर अगर लगा अगर रिश्तेदारों के पास अपने चले जाएं। गवर्नमेंट इज वर्किंग विद द मुतासरीन, इनको फाइनेंशियली भी हम हेल्प करने को तैयार हैं। एंड इसके अलावा जितने और मैंने आपको बताया जो 22 अदर बिल्डिंग्स है, वो भी हम विद इन द कपल ऑफ डेज इन सबको हम खाली कराने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने रिसोर्सेज, जी बिल्कुल, अभी आपने एग्जांपल भी दिया एक बिल्डिंग का जो खाली कराई है, और आप कह रहे हैं कि अभी इन फ्यूचर और भी खाली करवाएंगे बिल्डिंग्स। व्हाट्स नेक्स्ट देन? वो बिल्डिंग्स खाली करवाएंगे और फिर क्या होगा? उसके बाद ऑब्वियसली इन बिल्डिंग को डिमोलिश करके जो बिल्डर्स है उसको तो हम अरेस्ट कर रहे हैं। जो बिल्डर्स हमारे हाथ आ रहे हैं, बहुत सारे तो बाहर भाग जाते हैं, आपको पता है, जो हाथ में आ रहे हैं उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और फिर जो प्लॉट है उसी प्लॉट को फिर ओनर के साथ मिलकर कोई फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन हम अरेंज कर रहे हैं फॉर द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड, बिकॉज उनको जाहिर सी बात है जाना पड़ा है। बट ये जो प्लॉट्स हैं ये खुद भी बड़े महंगे प्लॉट्स होते हैं, इनको बेचकर फिर इनको हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं ताकि इनको परमानेंट एक कोई सोल्यूशन मिले। इन द मीन टाइम जो इलाके के जो स्कूल्स हैं, जो टाउन ऑफिसेज हैं, जो दीगर गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, वहां पे हम इनको मुंतकिल कर सकते हैं। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ऑल्सो डजंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज के इनको और जगहों पे। नबील साहब, एक और भी बात है कि जाहिर है हम जियो भी इस सिलसिले में मुसलसल ट्रांसमिशन कर रहा है।
मखदूश इमारतों को मुकम्मल गिरा देना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग के तरीके हो सकते हैं जिसमें इन्हीं पर के एक्स्ट्रा फ्लोर्स गिरा के काबिल रिहाइश बनाया जा सकता है। तो क्या ऐसी ऑप्शंस भी ज़ेरे गौर हैं? जाहिर है एक होता है ना कि प्लेन जी इसको बिल्कुल ही गिरा दें, जमीन से लगा दें सारा कुछ, बट यू नो देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। पूरी दुनिया में 200 साल पुरानी इमारतें अभी तक एग्जिस्ट करती हैं, चल रही हैं। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए वो ऑप्शंस भी कंसिडर किए जा रहे हैं जहां पे जो बिल्डिंग रेस्क्यू या रिकवर हो सकती है। अगेन मैंने आपको बताया कि 120 के करीब बिल्डिंग्स है जो इलीगली जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। 22 को तो हमने बिल्कुल ही आइडेंटिफाई कर दिया एज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। वो तो उसके ऊपर तो कोई इंजीनियरिंग मार्वल भी नहीं कर सकते, उसको तो बिल्कुल गिरानी ही पड़ेगी। बट अगेन उन बिल्डिंग को गिरा के, प्लॉट तो ऑलरेडी इज यू नो ओनर की प्रॉपर्टी होती है, तो फिर ओनर के साथ मिलकर फिर दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। अगेन लियारी के अंदर ऑन एवरेज 4 फ्लोर्स की इजाजत है। ये बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो 8 फ्लोर जाके बन गई, तो ऑब्वियसली जो एडिशनल जो 4 फ्लोर्स बनी है वो तो फिर हम वापस से रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। हमारी कॉन्वर्सेशन जो है जरा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ऑब्वियसली क्योंकि रीसेंट वाकया लियारी का ही है और वहां की बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई भी हुई हैं। नादिर हमारे साथ ही रहे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। काशिफ, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जो कि सिर्फ लियारी तक ही है, क्योंकि हमने ऐसे भी पिछले सालों में केसेस देखे ऑल ओवर कराची, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बिल्डिंग्स गिरी हैं, तो वहां भी कुछ काम हो रहा है, कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जा रहे हैं। औरंगी यहाँ पे आप 80-80 गज के प्लॉटों के ऊपर 6-6 स्टोरियां देखी हैं, लियाकताबाद। फिर जो ये इलाके हैं, इसके अलावा जो इलाके ज़रा बेहतर कंसिडर किए जाते हैं, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PCHS, यहाँ पे पोर्शन बने चले जा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग ऑन अराउंड एवरीवेयर। बिल्कुल अब्दुल्ला, हुआ आपने ठीक कहा कि ना सिर्फ ये लियारी का मसला है, बल्कि लियारी से बाहर भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोर्शन माफिया भी काम कर रही है और इस तरह की इंतजामिया भी काम कर रही है। जब हम इंतजामिया से बात करते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग का नोटिस जारी करते हैं तो किस बुनियाद पे किया जाता है और नोटिस के बाद अगला मरहला क्या होना चाहिए, तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि अगला मरहला उनका ये होता है कि उसकी जो कंसर्न बिल्डिंग है उसकी यूटिलिटीज़ तमाम तर मुनक़ता कर दी जाएँ। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उन लोगों के साथ नेगोशिएट करके उनको वहाँ से खाली करवाना चाहिए। जो लियारी की बिल्डिंग ये गिरी, इसमें भी इसी तरह की पोजीशन थी। 2022 में इस बिल्डिंग को डिक्लेयर किया गया और उसके बाद इसको नोटिस जारी किया गया। आपने 3 मंजिला इमारत को नोटिस जारी किया और उसके बाद ये बिल्डिंग 5 मंजिला हो गई और उसके बाद इसके ऊपर एक और पेंट हाउस भी कायम किया गया। फिर जो है वो इसको इस हादसे से ठीक 1.5 माह कबल इसको नोटिस जारी किया जाता है। जब मैं DC साउथ से इस हवाले से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि जब 1.5 माह कबल नोटिस जारी किया था, नोटिस के बाद क्या किया गया, तो उनकी जानिब से कहा गया कि उनको ये कंफर्म नहीं है कि आया इसके यूटिलिटीज़ काटे गए थे या नहीं काटे गए थे। इस हवाले से वो चेक कर रहे हैं। अच्छा, यूटिलिटीज़ काटने के बाद इसका अगला मरहला क्या होना चाहिए, उसके बाद इसको खाली करवाना चाहिए, तो इंतज़ामिया इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। हम तो इसको यही कहेंगे। 2020 के अंदर लियारी का ये एक इलाका है, लियाकत कॉलोनी, वहाँ एक बिल्डिंग गिरती है, 12 से 13 अफराद इसी तरह जो है वो जांबाक होते हैं। एक हिकमत अमली बनाई जाती है, डिक्लेयर किया जाता है और कहा जाता है कि लियारी में ऐसी मुताद्दिद इमारतें हैं, ना सिर्फ लियारी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुताद्दिद इमारतों को निशानदेही की जाती है। आज भी वो इमारतें वहीं मौजूद हैं, कुछ नहीं हो रहा उसके अगेंस्ट। DC साउथ की जानिब से ये भी बताया गया कि 22 ऐसी इंतहाई ख़तरनाक इमारतें सिर्फ लियारी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नॉमिनेट कर ली गई हैं। उनमें से 16 को खाली करवा लिया गया है। 16 को जब खाली करवा लिया गया, मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो दीगर 6 इमारतें हैं वो, तो वहाँ के लोग वहाँ से जाना नहीं चाहते। उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया, तो अगर नहीं जाना चाहते तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको वहाँ से हटाया जाए, रिमूव किया जाए। यहाँ के भी जो इलाका मकीन थे, जो ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है, तो जब हमने उनके मुतासरीन के से बात की तो उनकी जानिब से कहा गया कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि किस किस्म का नोटिस, या अगर कोई नोटिस आया भी है तो उस पर कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई साइन ही नहीं है। जी, यहाँ पे अभी हमने लोगों के शॉट चला दिए। नादिर, आप ही से पूछेंगे, ये बताइएगा किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जो प्लॉट है आपने कहा ये बिल्डर का होता है, ये बिल्डर की जिम्मेदारी होती है या बिल्डर तो अपने फ्लैट बेच के निकल गया? अब क्या इलाका मकीनों की जिम्मेदारी होती है, बिल्डिंग मकीनों की जिम्मेदारी होती है कि फ्लैट के ऊपर फ्लैट और पोर्शन के ऊपर पोर्शन बन रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिल्डर है, लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो तो सीधा सीधा ये कह देते हैं कि हमें कोई नोटिस वोटिस नहीं मिल रहा।
देखिए, ऑब्वियसली बीइंग द गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन, मैं गवर्नमेंट को एग्जॉनरेट तो नहीं कर सकता. एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी डज लाई विद द गवर्नमेंट टू इन्फोर्स द लॉज. बट अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जो एंड कंज्यूमर है उसकी भी गलती है. इकोनॉमिक्स है, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई. अब जाहिर सी बात है, जो लोग हैं वो अगर पैसे देने को तैयार हैं बिल्डर को कि आप एडिशनल फ्लोर्स ऐड करें, तो फिर बिल्डर फिर तभी आता है. जाहिर सी बात है, बिल्डर. हम आपसे एक्चुअली पूछ रहे हैं कि बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई होगी या रेजिडेंट भी मतलब बिल्डर निकल गया बिल्डिंग बेच के, या फिर ये प्लॉट उसके नाम है तो ऊपर के फ्लोर जो है वो ही बना रहे हैं. मिल्कियत किसकी है? ये इन्वॉल्वमेंट तो रहती है क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है. नहीं, मिल्कियत की तो ऑब्वियसली प्लॉट ओनर जो है, जिसके नाम का खाता जिसको बोलते हैं, जो फॉर्म 7 होता है, वही उसी की होती है. बट बिल्डर को तो हम अरेस्ट करते हैं. बहुत सारे बिल्डर्स हमने अरेस्ट किए भी हैं. रेजिडेंट्स को भी फिर हम फाइन लगाते हैं, हैवी फाइन्स लगाते हैं, और फिर एडिशनल फ्लोर्स तोड़ते भी हैं. फिर बिल्डिंग का वापस सर्वे करते हैं. फिट स्टिल फॉर इनहैबिटेशन आफ्टर वी रिमूव द टॉप फ्लोर्स. तो फिर रिहायशी जो नीचे मंजिल वाले रिहायशी है, उनका तो कोई कसूर नहीं होता है, उनको रहने देते हैं. बट जो ऊपर वाले जो फ्लोर्स होते हैं उनको फिर हम तोड़ देते हैं. फिर वो जो रिहायशी है, ऑब्वियसली दे डू नॉट क्वालिफाई फॉर एनी गवर्नमेंट असिस्टेंस. बट जहां पे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो फिर बिल्कुल ही हमें मिसमार करने पड़ते हैं, वहां पे फिर हम रेजिडेंट्स को भी कॉम्पेंसेट करते हैं. उसके लिए फिर या तो प्लॉट को नीलाम ऑक्शन करके फिर फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट करते हैं रेजिडेंट्स को, या फिर उसी प्लॉट के ऊपर नई तामीर करके फिर रेजिडेंट्स को वापस से अकोमोडेट करते हैं. अभी जो बाकी मैंने आपको बताया 22 में से एक बिल्डिंग तो हमने कल खाली करा दी. अभी देयर 21 अदर बिल्डिंग्स दैट वी आइडेंटिफाइड जो किसी भी दिन गिर सकती है और एक और सानिया पेश आ सकता है. अभी हम उनको खाली करा रहे हैं. हमें रेजिडेंट्स से ही सबसे ज्यादा रेजिडेंट्स का सामना करना पड़ता है. इस बिल्डिंग को भी ये खाली नहीं कर रहे थे. नेचुरल भी है, मतलब जाहिर है गरीब लोग हैं, इनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, सो वो रेजिस्टेंस तो नजर आएगी आपको, लेकिन उसका क्या हल है, उसको कैसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है. एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, ये कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन. आदिर हमारे साथ रहेगा, काशिफ हमारे साथ है. वेलकम बैक. अच्छा जी, ये बड़ी एक ट्रेजेडी ही समझे, लेकिन एक इसको मैन मेड ट्रेजेडी भी कहा जा सकता है, बिकॉज रोकने के बड़े तरीके हैं. कौन रोकेगा कौन नहीं है. जो बिल्डिंग्स आए दिन हम कराची में देखते हैं गिर रही हैं. काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं. मैं कैटेगोरिकली आपसे इन्फॉर्मेशन चाहूंगा. अभी हमें पता लगा जी, वजीर बल्दियात सईद गनी साहब का ये कहना है कि बिल्डिंग शुरू से इनिशियल कंस्ट्रक्शन से 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और इस पे नोटिस ग्राउंड +3 का क्यों आ रहा था, ये हम इंक्वायर कर रहे हैं. लेकिन नादिर नबील कबूल, जिनके वालिद साहब का हल्का है, वो ये कह रहे हैं कि इस पे 3 फ्लोर थे और बाद में 2 फ्लोर और एक पेंट हाउस भी ऊपर बनाया गया. सो व्हाट इज द ट्रूथ? बिल्कुल ऐसे ये 3 फ्लोर डाले गए, उसके ऊपर फिर इसके 2 फ्लोर मजीद कंस्ट्रक्ट किए गए. सो इनिशियल ये 5 फ्लोर बिल्डिंग नहीं थी. और उसके बाद अच्छा आपको वहां आपने देखा कंस्ट्रक्शन में भी जाहिर है 56 साल पुरानी और नई में फर्क होता है ना, नजर आ रहा था. बिल्कुल नजर आ रहा है इस चीज में. और दूसरी चीज ये कि अगर एक फ्लोर भी डाला जाता है ना, तो कंसर्न इदारे लाजमी आते हैं और आते हैं. इसमें यही बात है, चाहे वो लियारी जैसा इलाका हो या कोई भी ओल्ड सिटी एरिया हो, में अगर कोई 7 क्वार्टर पे बना रहा होता है ना छत के ऊपर, तो दे वुड कम, दे वुड नो एंड दे वुड कम. कोई एक्स्ट्रा बाथरूम डाल रहे हो तो वहां पहुंच, आपने बजरी बार रखी हो ना अपने बिल्डिंग के, तो वो पहुंच जाते हैं. उन्हें पता होता है यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन है, डल रहे हैं. और अब्दुल्ला, ना सिर्फ ये बल्कि हमने देखा कि लियारी की अगर कोई 30 फीट की गली है या 40 फीट की गली है, तो उसको भी बहुत कम किया गया है. बाकायदा चाइना कटिंग नजर आती है. बाकायदा ऐसे लगता है कि पूरी बिल्डिंग्स जो हैं वो 2 फ्लोर की अगर उसकी परमिशन मिली हुई, तो वो 6-6, 7-7 फ्लोर की लियारी जैसे इलाके में, और बहुत कम जो रकबे का जो प्लॉट है 80 गज के ऊपर 7 मंजिल की इमारत जो है वो तामीर की हुई है. तो ऐसी बहुत सारी प्लांटेशन हमने भी लियारी के अंदर मुतादिद बार की है कि लियारी का ये पूरा इलाके के अंदर एक बार सर्वे होना चाहिए, मुतलका इदारों को कहना चाहिए और करना चाहिए. अभी इन्होंने कहा कि 22 इमारतें ऐसी हैं. गुज़िश्ता रोज़ ये भी कहा जा रहा था कि 51 इमारतों को डिक्लेयर कर लिया गया जो हसास हैं, जबकि इंतहाई हसास जो हैं वो 22 इमारतें हैं. 22 में से 16 इमारतें जो हैं वो खाली करवा ली गई हैं. अब भी 6 इमारतें ऐसी बाकी हैं. तो कब तक ये ऑपरेशन मुकम्मल होगा? और इसके साथ साथ देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने स्पॉट पर जाकर भी देखी, कंसर्न सिर्फ ये नहीं है कि इस तरह का वाक़या रिपोर्ट हो जाता है, उसके बाद रेस्क्यू इदारे क्या करते हैं. कंसर्न ये भी है कि 2020 में जब इस तरह का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और उसके बाद से लेके 5 साल गुजर गए, तो क्या हमारे रेस्क्यू इदारे हों या जो भी कंसर्न इदारे हों, क्या वो इतने वेल इक्विप्ड हैं? क्या वो वहाँ पहुँच सकते हैं? क्या वो वहाँ से इतनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर सकते हैं? तो इन सवालों के जवाब भी हमें देखने चाहिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे रेस्क्यू का जो मिशन है या रेस्क्यू का जो
काम है वो कितने मुतहर्रिक होते हैं और वो किस तरह से मैनेज अब्दुल्ला कर सकते कितनी हैं? बार हम ये मेंशन कर चुके हैं कि अक्सर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वहाँ रेस्क्यू का ही पहुंचना, एम्बुलेंस का भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गलियां इतनी तंग होती हैं, वो चाइना कटिंग वाली बात है। ओरिजिनल प्लान में कभी भी गलियां इतनी कम नहीं होती। एक प्लान मैंने आपसे पूछना है कि ये गलती जब इजाफी फ्लोर बन रहे होते हैं, नीचे वालों को भी तो एतराज होता होगा ना, ये कैसे बन जाते हैं? मतलब ये फ्लैट किराए पे हैं, ये फ्लैट बिल्डर, ये बिल्डिंगें एक ही शख्स की, ज्यादातर क्या ट्रेंड है, ये बिल्डर्स की मिल्कियत है और उन्होंने किराए पे दी हुई हैं, हर फ्लैट का अपना अलग ओनर है। मैं फ्लैट का ओनर हूं और मेरे ऊपर एक बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगी तो मैं तो रौला डालूंगा। तो कैसे मैनेज होता है ये, कैसे इजाफी फ्लोर कैसे डल रहे हैं? देखिए, जो लियारी के अंदर पुरानी बिल्डिंग से वहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है पगड़ी सिस्टम। लियारी के अंदर पगड़ी सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता रहा है माजी में, और उसमें लोग कंफर्ट भी फील करते हैं। तो इसलिए करके भी इस तरह की जो पुरानी इमारतें हैं, चूँकि लोग वहाँ से 40 साल 70 साल पुराना उसी बिल्डिंग्स के अंदर रह रहे हैं, तो वो उन बिल्डिंग्स को खाली नहीं कराना चाहते हैं। पगड़ी सिस्टम में होता यूँ है कि किराया बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तो इसलिए करके, और वो अपनी मलकियत भी समझते हैं, उसको कोई खाली भी नहीं आपसे करवा सकता। अगर आपके पास रेंट आउट चीज़ होगी तो उसको आप खाली भी करवा सकते हैं। तो लोग वहाँ से जाना भी इसीलिए नहीं चाहते। और जो ये बिल्डर माफिया हम इसको कह लें, तो ये क्या करते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड इमारत होती भी है तो उसको बाकायदा पगड़ी सिस्टम से, क्योंकि उसकी लीगल अथॉरिटी कोई नहीं होती, तो उसे खाली करवाते हैं और अपनी मर्जी से अपने तहत बगैर किसी नक्शे के, बगैर किसी अप्रूवल के अंडर द टेबल काम होता है इसमें, और एसबीसी के साथ प्रॉपर तरीके से काम होता है। हमने लियारी में ऐसी इमारतें यकीनी तौर पर देखी हैं कि जिसमें एसबीसी ने बाकायदा तौर पर गिराने की कोशिश भी की और गिराई भी हैं। किसी का 1 फ्लोर गिराया या किसी के 2 फ्लोर गिराए, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो उनके ही अंडर द टेबल सिस्टम के साथ वो बाकायदा तामीर होती हैं। अगर 5 फ्लोर उसके डलने हैं तो 7 फ्लोर डलते हैं, उसके ऊपर भी पेंट हाउस डाला जाता है और वो भी बिक जाता है। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एसपीसीए ही इन्वॉल्व होता है और उन्हीं की रिस्पांसिबिलिटी होती है, या फिर कोई और इदारे भी? कोई इंजीनियरिंग ब्यूरो वगैरह भी एसबीसीए के अंदर ही आते हैं, क्योंकि देयर इज नो इंजीनियरिंग एट प्ले इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। मतलब कोई नहीं चेक कर रहा कि कितना सरिया डल रहा है, कितना लोड उठा सकती है हाउ सेफ इट वुड बी। यही अलमिया है कि कोई इदारा ना इसको चेक कर रहा है। एसबीसी के इंजीनियरिंग टीम भी होती है, दीगर इदारे भी, इंतजामिया भी होती है कि जो इस मामले को मुकम्मल तौर पर चेक करती है, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। किस किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया, कितनी जल्दी वो इमारत तामीर कर दी गई। हमने ऐसी भी लियारी में इमारतें देखी हैं कि जो अगर आज ग्राउंड की गई हैं, डिमोलिश की गई हैं, तो वो अगले 6 महीने के बाद 6 मंजिला इमारत वो तामीर हो जाती है और उसके बाद वो सेल आउट भी हो जाती है। डीजी एसपीसीए का क्या मौक़िफ़ आया अब तक? अब तक उनकी जानिब से कोई इसमें ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया। वो तो बार बार यही कहते रहे कि हमने इस पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वो खाली नहीं करवाते। देखिए अब्दुल्ला, अगेन बात वही आएगी कि क्या नोटिस जारी कर देना किसी मामले का हल है? तो ऐसा नहीं है। इनकी बाकायदा एक टीम होती है जो सर्वे भी करती है, सर्वे के बाद उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इलाकाई पुलिस के साथ कार्रवाई भी करे, या फिर एसबीसी की अपनी फोर्स ऐसी होती है कि जो इस मामले में कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये नहीं करते। और उसमें रीज़न ये दिया जाता है कि जो वहाँ के रिहायशी होते हैं वो जगह छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर नहीं छोड़ना चाहते तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना, उसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, वो जो कि नहीं इन्होंने करना होता है वहाँ कार्रवाई करते हैं, बिल्डिंग सील कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल हम यहाँ छोड़े जाएंगे कि लोगों को जब पता होता है, और ये सारी न्यूज़ ये देख ही रहे हैं ना, सुन भी रहे हैं कि बिल्डिंग्स गिर रही हैं, तो खुद क्यों नहीं छोड़ते? Why are they so desperate कि वो पकड़ के बैठे होते हैं अपने घरों को, जबकि पता है कि ये एक पूरा एक मौत का इशारा भी हो सकता है। So you have to be, people have to be more vigilant as well, and of course बाकी authorities थोड़ा सा लोगों को भी शऊर से काम लेने की जरूरत है। when they are buying portions दर portions, वो जो 80 गज का प्लॉट है उस पर 7 मंजिला फ्लैट आपने खरीद लिया है, मतलब आप अपनी जिंदगी की जमा पूंजी भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट में क्यों डालना चाहते हैं जिसका कल को क्या फ्यूचर है आपको नहीं पता, आपके बच्चे उसमें महफूज है नहीं है। Why are you doing this to yourself? Why का मतलब जवाब ये है डेस्परेशन अब्दुल्ला। थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी, ऑब्वियसली कम दामों में कोई चीज मिली होगी, विद द पगड़ी सिस्टम तो वो कहते होंगे बड़ी अच्छी हमें डील मिली हुई है। These are the very reasons. कम पैसे, अब जो पैसे कम दिए थे वो आपको रिकवर होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। ये अब ऐसी बात है कि जिसको हम ऑब्वियसली वी विल कीप एट इट, और हम छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज वी ऑल्सो आर वेरी कंसर्न्ड। हर आए दिन हम इस किस्म की कोई खबर दे रहे होते हैं, एंड नथिंग एवर चेंजेस। मूविंग ऑन दो। अच्छा जी, समंदर की लहरें और मद्देनजर अक्सर गहरे पानी से हल्की चीज़ों को किनारे पर ले आते हैं। अब कुछ डिफरेंट बातें करने लगे हैं हम। हाँ जी। सीपियाँ, खौल और दीगर समुद्री मखलूक़ात मानसून के दौरान हर साहिल पर ही लहरों के साथ साहिल पर पहुँचती हैं, और
बच्चों को बड़ा मजा आता है पर्टिकुलरली ये चीजें देखने में, कलेक्ट करने में। क्लिफ्टन का साहिल इन दिनों सीपियों से सफेद हुआ, मतलब इतनी कोई वॉश ओवर हुई है कि वो पूरा एक लैंडस्केप बन गया। आई डिड सी एक्चुअली। ठीक है जी। और माहौल में इनकी क्या अहमियत है? बहुत से लोग ना अभी तक नहीं पता उन्हें कि इनके अंदर क्या होता है, क्या सीन है। ये सीपियां हैं तो सही, हम बचपन से देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है हमारी अपनी उनीबा ज़मीर शाह वो हर जगह पहुंच जाती हैं और शी हैज टू गिव अस ऑल द आंसर्स जो हम सोच रहे होते हैं। सो लेट्स वॉच दिस। ये जून जुलाई में सिर्फ आती है बस, इसके अलावा नहीं आती। सीपियाँ 400 रुपये किलो बेचते हैं, गोल वाली सी, इसको बोलते हैं आलू गुला। एक दूसरी सीपी है वो 150 रुपये किलो है, वो बोलते हैं स्टार। ठीक है, हम लोग यहीं फिर ये बंदा खरीदने आता है। मौसमों की तब्दीली से हवाओं के रुख बदलते हैं, लहरों और मद्दोजज़र में तब्दीली आती है और मानसून के दिनों में जब समंदर में तुग़यानी होती है तो ये तेज़ लहरें समंदर की गहराई से हल्की जो आबी मखलूक़ात होती हैं उन्हें साहिल पर फेंकना शुरू कर देती हैं। इस वक्त क्लिफ्टन बीच पर भी बहुत बड़ी तादाद में सीपियाँ आई हुई हैं। इन्हें ब्लड क्लेम कहते हैं और इन्हें ब्लड क्लेम क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस सीपी से खून निकल रहा है। दीगर सीपियों के मुकाबले में इस सीपी में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। ये सुर्ख गोश्त है जिसकी वजह से इसे ब्लड क्लेम कहा जाता है। कहते हैं कि क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन मौजूद होता है इसलिए ये कम ऑक्सीजन वाले मकामात पर रह सकती हैं। ये ज़्यादातर इंडो पैसिफिक में पाई जाती हैं। बहुत बड़ी तादाद शेल जिंदा भी हैं और मरे हुए भी हैं। इसमें यकीनन पोल्यूशन का भी बहुत बड़ा असर है क्योंकि क्लिफ्टन के साहिल पे कराची शहर का जो 400 मिलियन गैलन पानी हर रोज़ दाखिल होता है, उसकी वजह से ये इलाका पोल्यूटेड भी है और अक्सर जानवर ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो जो शेल इस दफ़ा है इसमें ज़्यादातर जिंदा है। खुले समंदर की यह खसूसियत है कि जो पोल्यूटेंट्स या जो समंदर से जो हमारे पास कराची के शहर का फजला जाता है उसको कुदरत में एक सफाई का एक सिस्टम भी है, लिहाजा इस इलाके पर सारे जानवर मरे नहीं होते, जिंदा जानवर भी मौजूद हैं। मैडम ये 2 हफ्तों से हम लोग लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, फिर समंदर सिपियाँ फेंक रहा है और अभी भी फेंक रहा है समंदर। इसने कम नहीं की, पहाड़ों के पहाड़ बने थे जो हम लोगों ने सुबह से लेके शाम 6 बजे तक हम लोगों ने काम ये किया है यहाँ पे। कई एशियाई ममालिक में ब्लड क्लैम्प्स को पसंदीदा सी फूड समझा जाता है, मगर माहिरीन खबरदार करते हैं कि आलूदा पानी से ये सीपियाँ जहरीले मादे जज़्ब करके इंसानों के लिए मुज़र सेहत बन सकती हैं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। जिंदा होती हैं। ओके, कॉल मी इग्नोरेंट और व्हाटएवर, ये नहीं मुझे पता था कि जिंदा होती हैं एंड ऑल दैट। आई थॉट सीपी होती है, इसके अंदर कोई ना कोई जानवर होता होगा कभी और फिर वो पर्ल्स भी निकलते हैं एंड ऑल दैट, मतलब कहानियां सारी हैं। लेकिन इस तरह शोर पे कोई इस चीज आ जाना आई हैवंट सीन। इंटरेस्टिंग, थैंक यू अनीबा फॉर शेयरिंग दैट विद अस। अभी ट्वीट करें हमें, प्लीज बताएं कि डिड यू नो दैट एंड हैव यू कलेक्टेड एनी एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक ले लें। ऑलराइट, आपको बताएं कि मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत कल कई शहरों में अभी भी हो रही है बारिश हुई है। यस, एज वी स्पीक भी हो रही है और 1-2 रोज में, अब डोंट होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर इट, लेकिन बताया यही जा रहा है, फोरकास्ट ये है कि कराची में तेज बारिश का इम्कान नहीं है। तो लिहाजा जो हम बैठे हुए थे पिछले हफ्ते से, हम लोग कह रहे थे ना कि 5th to 7th होनी है या फिर 7th के बाद, मतलब बड़ी डेट्स जो है वो फ्लोट हो रही थी, बड़ी डेट्स, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कोई हाल नहीं है, इधर कुछ नहीं होना। और विच इज वेरी कहूचा में कल क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी में सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी कर दिया है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा है।
कराची की बात करें तो रवां हफ्ते शहर कायद में हुमा बता चुकी हैं तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मगर आइंदा 2-3 रोज़ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। मैदानी इलाकों की सूरत हाल तो ये है कि शुमाली इलाकाजात में इन दिनों बला की गर्मी पड़ रही है। 2 रोज़ पहले चलास में गर्मी का नया रिकॉर्ड बना है, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान और केपी में बर्फपुश ग्लेशियर्स से बनने वाली झीलें जो हैं वो बनेंगी और ग्लेशियर्स फट सकते हैं। आपको पता है सैलाब का खतरा होता है अगर वो फट जाएं, तो ये वार्निंग ज़रूर दी गई है। शाह साहब हैं तर्जुमान NDMA हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब शुक्रिया। क्या तैयारी है NDMA की मुल्क भर में? ज़ाहिर है एक ग्लोबल वार्मिंग की सूरत हाल के बायस हमें इस मरतबा फिर अनप्रेसिडेंटेड बारिशों, मौसम, सैलाबी सूरत हाल का ऐसा लग रहा है कि सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चूँकि एक फेडरल लेवल एक अथॉरिटी है, वफाकी सतह पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में एक हम आहंगी पैदा करना है और एक साइनर्जाइज्ड कोऑर्डिनेशन बनाने का एक अमल है, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मुख्तलिफ किस्म की जो है एक्टिविटीज़ कर रहा है। सबसे पहली बात मैं बताता चलूँ कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में बाई वीकली मॉनसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इन कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जितनी भी नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल एंड इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी डिपार्टमेंट्स एंड गवर्नमेंट मशीनरीज हैं, ये उस कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं, जहां पे कंप्लीट मॉनसून की सिचुएशन एनालिसिस बयान की जाती है। और इसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है इट इज़ अबाउट दी अर्ली वार्निंग्स के वो एरियाज जहाँ पे जो कि हॉटस्पॉट एरियाज हैं, तो वहाँ पे मॉनसून की जो साइनॉप्टिक कंडीशन है या जो आने वाले दिनों में जिसमें वीकली फॉरकास्ट, 45 डेज की फॉरकास्ट और कंप्लीट सीजनल फॉरकास्ट कि वो एरियाज जहाँ पे हायर पोटेंशियल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलाबी सूरत हाल की, चाहे वो रिवराइन फ्लडिंग हो यानी दरियाओं में आने वाली फ्लडिंग, लोकलाइज्ड फ्लडिंग हो, हिल टोरेंट्स हो या ग्लेशियर। आप बता सकते हैं कि इस वक्त ये जो हॉटस्पॉट्स आप कह रहे हैं ये आइडेंटिफाई किए होंगे आपने? कैन यू शेयर विद अस कि कौन सी जगह है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि वहां नजर रखनी है या फिर वहां हो सकती है फ्लडिंग? एग्जैक्टली जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंप्लीट मॉनसून की प्रोजेक्शन डेवलप की हुई है और इस मॉनसून सीजन में जो कि हॉटस्पॉट एरियाज हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब रीजन है, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, खानेवाल, वजीराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे इस साल बहुत ज़्यादा बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। यानी ये वो अपर कैचमेंट एरियाज ऑफ झेलम भी है, चनाब भी हैं, जो जम्मू का रीजन है यहाँ पे भी बारिशें मामूल से कहीं ज़्यादा हैं। सुलेमान रेंज की बात की जाए तो राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ ये वो रीजन है जहाँ पे मुख्तलिफ जो है हिल टोरेंट्स भी एक्टिवेट होते हैं। इस साल यहाँ पे भी सेंट्रल पंजाब और साउथ वेस्टर्न पंजाब में बहुत अच्छी खासी बारिशों का इम्कान है, जो कि डिफरेंट हिल टोरेंट्स और जैसे फ्लैश फ्लड्स को एक्टिवेट कर सकता है। मालाकंड डिवीजन और जो आपका रीजन है मानसेरा डिवीजन, खैबर पख्तूनख्वा का जो नदरन रीजन है, यहाँ पे भी मामूल से ज्यादा बारिशें इस साल नॉर्दर्न पार्ट में इतनी बारिशें होंगी, तो फिर सिंध जो सर्दर्न पार्ट है, सिंध और बलूचिस्तान के लिए क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है माजी में बहुत तबाही हुई है सैलाब की वजह से। जी, याद रखें इस साल जो मॉनसून का सीजन है इसमें सिंध भी इम्पैक्टेड और बलूचिस्तान भी। सिंध का जो मेजर एरिया जो इम्पैक्टेड रीजन में आता है वो सुलेमान जो रेंज के जो फुट हिल्स हैं, फुट हिल्स वाला रीजन है, जिस तरह जामशोरो का रीजन है एंड दी अदर घोटकी, कश्मीर ये रीजन भी, और फिर इसके साथ साथ सदरन रीजन भी जहाँ पे थट्टा, सजावल, बदीन, टंडू अलायार, टंडू मोहम्मद खान, इन रीजन्स में भी। और अगर बात की जाए बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान की पूरा नॉर्थ एंड ऑल्सो जो सदर्न रीजन है, पर्टिकुलरली साउथ ईस्टर्न रीजन जहाँ पे अवरान है, वाशुक है, इसके अलावा जो नॉर्थ में बात की जाए तो आप लोग ये प्रेडिक्शंस और बता देते हैं कि यहाँ नजर रखें
तैयारी पे भी आपकी कोई नजर होती है? क्योंकि अभी सानिया सवात हमने देखा है, मतलब PDMAs के साथ अब, और बड़ा वो वी कैन स्टिल नॉट गेट ओवर व्हाट हैपेंड देयर। और वहाँ जो बताया गया था कि किसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, अब इतनी लेदे के बाद एक कोई ड्रोन्स वगैरह लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट का इतना इन्फ्लक्स है इन इलाकों में, मतलब PDMAs की क्या तैयारी है? इनके पास सामान है, नहीं है? आप लोग इनसे कोई पूछताछ कर सकते हैं? कोई रिपोर्ट होती है आपके पास इक्विपमेंट की? अच्छा, ये जो मॉनसून कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंसेस में होती हैं, इसमें नॉर्मली हम पूरी प्रिपेयर्डनेस देखते हैं, प्रोविंशियल लेवल पर प्रिपेयर्डनेस की क्या सूरत हाल है और इनकी नीड गैप एनालिसिस भी। जैसे कि मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई तैयारी नहीं थी, मतलब एक रस्सा लेके आए थे वो, और वो भी छोड़ के चले गए थे, और किसी के पास कुछ नहीं था उन 17 लोगों को बचाने के लिए। इक्विपमेंट उनका अपना आना ही इतना डिलेड था कि वो तो टाइमली रिस्पॉन्स भी ना हुआ। एग्जैक्टली इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपकी रहनुमाई करूं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का जो मैकेनिज्म है, इट इज बेसिकली अ डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट। ये बेसिकली 18th अमेंडमेंट के बाद देयर आर 3 tiers ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं एज पर द NDMA एक्ट 2010 एंड ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट, इसके बाद जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं डिजास्टर्स के, वो जिलाई इंतजामिया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में वो एरियाज प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके दिए हुए हैं प्रोविंसेस को। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं खैबर पख्तूनख्वा की, तो चाहे वो कल्पानी नाला हो, ख्वाजा खेला का दरिया हो, पंजगोरा रिवर हो, या दरियाए कुनार हो, या उसका कन्फ्लुएंस, अभी भी मैं बता दूं कि इनका कन्फ्लुएंस जो आता है काबुल में, तो काबुल में भी और टूवर्ड्स जो खैराबाद ब्रिज अटक के पास, ये वो तमाम रीजन हैं जो कि प्रॉपरली आइडेंटिफाइड हैं कि इन रीजन्स के अंदर सैराबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती हैं, चूंकि हमने लेकिन जो रिस्पॉन्डर्स एज पर दी NDMA एक्ट, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, क्योंकि NDMA डायरेक्टली प्रोविंसेस के अंदर इंटरवीन नहीं करता, ऑल्सो हम उनकी कोऑर्डिनेशन एफर्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि वो रीजन्स जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पे थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि काफी हमने कुछ फेलियर्स देख भी लिए इसी साल की। अगर बात कर ले, ये बताइएगा, जहां हम बारिशों की और सैलाबों की बातें कर रहे हैं, वहीं जो बालाई इलाकों में शदीद गर्मी के रिकॉर्ड जो हैं वो टूट रहे हैं, और वहां बल्कि अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, बिल्कुल ग्लेशियर्स का फटना, पिघलना, ये भी बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न है। तो ये मौसम इतना इरेटिक एक्सपेक्टेड था कि कहीं सैलाब है, कहीं रिकॉर्ड बन रहे हैं गर्मी के? बिल्कुल, इसकी प्रॉपर सीजनल एडवाइजरीज इशूड हैं NDMA ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर, चाहे वो NDMA डिजास्टर अलर्ट एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड फोन एंड मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एंड जो iOS में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोफाइलिंग हुई है, जिसमें हमने इस साल पहले से ही अप्रैल में ही बता दिया था कि मूनसून के अंदर दर्जा हरारत गैर मामूली तौर पर ज्यादा होंगे, और नॉर्थ रीजन में हमने स्पेसिफिकली गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्थ खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे मोर देन वी हैव 13,000 ग्लेशियर्स, 7,000 मेजर ग्लेशियर्स, और हमारे पास बाकी जो है माइनर ग्लेशियर्स हैं मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि चिलास में 2 दिन पहले जो है हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर 48.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। सेकेंडली चित्राल में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा एक्सीड हुआ है। ये वो डिविएशंस हैं जो कि 3 से 4 नहीं बल्कि 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल से ऊपर हो रही है। शाह साहब, that's all the time we have. Thank you for being with us. 8 डिग्री नॉर्मल से ऊपर का अगर दर्जा हरारत चला जाए तो आप सोचिए कि क्या असर होगा माहौल पे उसका। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। जरा क्रिकेट की बात करेंगे। आपको पता है हारिस स्ट्रोफ इंजर हो गए, लीग खेल रहे थे ना, हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। इंजरीज की भी बात करनी है क्योंकि उनको इंजरीज काफी रेगुलरली होती भी रहती हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है
वो बांग्लादेश जाने के लिए तैयारियां जो है वो बिल्कुल कर रही है। और आज कराची में ट्रेनिंग कैंप के लिए खिलाड़ी कल रिपोर्ट करेंगे। आज कराची में एक्चुअली आज नहीं होगी, कल से होगी ट्रेनिंग और कल ही रिपोर्ट भी करेंगे और प्रैक्टिस शुरू होगी। कैंप के लिए कौमी क्रिकेटर्स के नामों का ऐलान आज किया जा सकता है। सो दैट्स गोइंग टू हैपन टुडे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सपोर्ट स्टाफ जो है वो ट्रेनिंग कैंप के लिए आज कराची में रिपोर्ट करेगा। तो लिहाजा टीम जो है इट विल रीच बाय टुमारो एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग विल स्टार्ट टुमारो। और बाकी सपोर्ट स्टाफ जो है वो आज हो गया और टीम की अनाउंसमेंट भी आज होगी। साथ ही आपको बता दें कि कैंप के लिए T20 के 7 वनडे फॉर्मेट के खिलाड़ियों की शमूलियत का भी इम्कान है। हमारे साथी हैं सुहेल इमरान हमारे साथ, उनसे जरा मालूम करते हैं। जी सुहेल, क्या तैयारी है? और हारिस की इंजरी की भी हम बात कर रहे थे, वहां से क्या खबरें आ रही हैं? अब्दुल्ला, हारिस रऊफ जो है वो मेजर क्रिकेटिंग जो जारी थी अमेरिका में, उसमें सबसे टॉप विकेट टेकर थे और बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे थे। और अभी गुज़िश्ता रोज ही हमें पता चला उनके बारे में। एक तो पहले उनके बारे में खबरें आ रही थी कि शायद वो बांग्लादेश अगर जाते भी हैं तो तमाम मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन अब वो तो ऑप्शन जो है कि तमाम मैचेस खेलने वाली या ना खिलाने वाली या रोटेशन पॉलिसी पे खिलाने वाली इसलिए खत्म होगी कि अब हारिस रऊफ आउट हो चुके हैं उस सीरीज से। और कल पता चला उनके बारे में जो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की टीम की तरफ से वो खेलते हैं और उनकी मैनेजमेंट ने ऐलान भी किया कि उनका MRI स्कैन करवाया गया जिसमें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी सामने आई है। और जब जो ये इंजरी है उसके लिए कम से कम आपको रेस्ट करना पड़ेगा 2 से 3 हफ्ते। और जो उनके करीबी ज़राए से हमारी बात हुई है हारिस रऊफ से, वो भी यही कह रहे हैं कि 10 से 15 रोज के अंदर वो फिट हो सकते हैं और इस दौरान तो ये बताएं सुहेल, तो एग्जैक्टली इज ही गोइंग टू कम बैक और अपनी रिकवरी वो यहाँ करेंगे या फिर उधर ही रहेंगे? और साथ ही शादाब की भी कंधे की कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो वो भी आउट ऑफ कमीशन होंगे फॉर बांग्लादेश टूर। जी, गुज़िश्ता हफ्ते उनकी सर्जरी हुई है, लंदन में कामयाब रही है उनकी सर्जरी। वो खासे अरसे से तकलीफ महसूस कर रहे थे अपने बॉलिंग आर्म में, दाएं कंधे में थ्रो करते हुए उन्हें प्रॉब्लम आ रही थी। फिर जाके लंदन में उन्होंने अपना चेकअप करवाया और सजेस्ट किया गया उनके बारे में कि उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो वो कम से कम 2.5 से 3 माह के लिए क्रिकेट एक्शन से दूर हैं। और क्योंकि इस दौरान एक तो उन्होंने रिकवरी करनी है, रिकवरी के बाद उन्होंने अपना रिहैब करना है। घुटने और कंधे की जब भी सर्जरी होती है तो इसमें इतना वक्त लग जाता है जब आप वापस आते हो। अगर आप थोड़ा सा बीच में रिहैब मुकम्मल नहीं करते या अच्छा रिहैब नहीं करते तो दोबारा वो अक्कर कर सकती है इंजरी। तो इसलिए शादाब खान ये चांस नहीं लेंगे। सुहेल भाई, कल से प्रैक्टिस शुरू होगी, कल परसों से अपैरेंटली प्रैक्टिस शुरू होगी। क्या मुतवक्के है इस दफा? बाबर, रिजवान और शाहीन के बारे में भी था कि शायद ना हो वो स्क्वाड में इस सीरीज का हिस्सा, लेकिन एंड फॉर अदर रीजंस अब हारिस भी नहीं है और शादाब भी नहीं है। सो कौन कौन हो सकता है? इस दफा भी ज्यादातर नए लोग होंगे। अब्दुल्ला, जो T20 स्क्वाड है वो तकरीबन वही होगा जो बांग्लादेश के खिलाफ था, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि अब हमें आगे देखना है। जो पहले ड्रॉप हो चुके हैं खिलाड़ी उनको शायद कंसिडर दोबारा नहीं किया जाएगा, लेकिन ये जो फोर्सफुली चेंजेस हैं टीम में ये जरूर करना पड़ेंगे आपको, क्योंकि हारिस रऊफ बाहर हो चुके हैं, इसके साथ साथ शादाब खान टीम का हिस्सा नहीं है। इसलिए इनके लिए जो हैं वो आपको चेंजेस जो हैं वो अब करना पड़ेंगी फोर्सफुली। इसमें मोहम्मद नवाज जो शादाब खान की जगह पर हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं। इसके साथ साथ सुफियान मुकीम जिनका पहले भी मैंने तज़किरा किया था वो भी टीम में अपनी शमूलियत के लिए जो है वो भी मजबूत तौर पर कंसिडर किए जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग यही है कि आज जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट कह लें, जो कैंप के लिए खिलाड़ी हैं वो भी अनाउंस किए जा सकते हैं, क्योंकि कल उन्होंने रिपोर्ट करना है, परसों से ट्रेनिंग का आगाज करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक वेस्ट इंडीज की तरफ से ये फैसला नहीं हुआ कि वो बाकायदा तौर पर उन्होंने जवाब भी दिया, हालांकि वो वनडे मैचेस अगर नहीं होते, हारिस अनफिट हैं, तो फास्ट बॉलर्स में कौन होगा हमारे पास? जी, आप मोहम्मद वसीम जिनके वो स्ट्रगल कर रहे थे वो आपके पास हैं, वो उसी तरह टीम का हिस्सा होंगे। इसी तरह नसीम शाह के बारे में जरूर आ रहा है कि जो उनकी स्ट्रगल करते रहे हैं, इससे पहले जो कैंप लगा था, लेकिन आखिरी जो 2 रोज थे स्किल कैंप के जुमेरात और जुम्मे को उन्होंने उसमें हसन अली को अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन दोबारा चांस हसनैन एक्चुअली मतलब ये ऑप्शंस हैं।
जी, हसनैन के ऊपर इतना मुझे एतमाद नजर नहीं आ रहा। ये जो थिंक टैंक जो इस वक्त चल रहा है, जो कोचेज हैं वो भी जो उनका इसके ऊपर कर रहे हैं। आमिर जमाल हैं आपके पास, उनको मौका मिल सकता है। इसी तरह हसन अली हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद वसीम जूनियर हैं। अब क्योंकि डेवलपमेंट ये हुई है अच्छा, PSL में एक और नाम उठा था, अली रजा, वो आएंगे, ग्रूम होंगे, उनको भी कैंप में बुलाया जा सकता है, मतलब कोई ग्रूमिंग के लिए। हाँ, बेसिकली जी, ग्रूमिंग के लिए उनको डेफिनेटली अभी एक ऑप्शन ये भी है कि शायद लार्जर कैंप, जैसे मैं पहले तस्करा कर रहा था कि उसमें वनडे और T20 के अगर खिलाड़ी होते हैं दोनों फॉर्मेट के, क्योंकि वेस्ट इंडीज में वनडे मैचेस भी हैं, उनका बाकायदा तौर पर अभी ऐलान नहीं हुआ पाकिस्तान की तरफ से कि उनकी तजवीज़ मानी गई है या नहीं मानी गई, तो लार्जर कैंप हो सकता है और उसमें वनडे और T20 का स्क्वाड अनाउंस हो सकता है। इसमें यहाँ पर सलमान मिर्जा, जिनकी अच्छी कारकर्दगी रही थी लाहौर कलंदर की तरफ से, उनको भी चांस मिलने का इम्कान है। अगर आपने बॉलिंग मजबूत करनी है तो शाहीन अफरीदी को मेरे हिसाब से उन्हें कंसिडर जरूर करना चाहिए। आप उनको इतनी जल्दी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह का अच्छा जी, इससे पहले हमें खबर मिल रही थी कि जाहिर है रिजवान की शमूलियत T20 में तो जरा मशकूक थी, लेकिन एक और झटका मिलने की बात की जा रही थी कि कप्तानी के फराइज भी वो अंजाम ना दें वनडे सीरीज में। उसकी क्या खबरें हैं? अभी अगर फर्ज कर लें वनडे, जिस तरह वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टिकटों की सेल तो वनडे के लिहाज से शुरू कर दिया, लेकिन कल हमें वेस्ट इंडीज से जो वहां के मीडिया है, वहां से लोगों से ये पता चला कि वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुए हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट वाले, और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक तजवीज़ थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक तजवीज़ थी कि जो 3 वनडे हैं उनको 3 T20 में तब्दील कर दिया जाए। अगर वो तब्दील हो जाते हैं तो फिर तो बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान है, इनकी वापसी या इनको एक्शन में देखने का जो मामला है वो थोड़ा सा ताखीर का शिकार हो जाएगा। एक ही टीम जाएगी T20 की। अगर वनडे की टीम होती है तो डेफिनेटली इन 3-4 प्लेयर्स को जरूर कंसिडर किया जाएगा, और अभी फौरी तौर पर जो वनडे जो स्क्वाड पहले से चलता आ रहा है, मेरे ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो वही स्क्वाड रहेगा जिसके कप्तान मोहम्मद रिजवान है। अच्छा, अब जरा टीम क्या फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज अनाउंसमेंट होनी है, क्या नाम आपको कंफर्म नजर आ रहे हैं और कुछ कुड बी अ सरप्राइज? जी, जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के खिलाड़ी थे तकरीबन वही हैं। उसमें आपको 2 से 3 चेंजेस, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि फोर्सफुली आपको करना पड़ रही हैं। 2 आपके खिलाड़ी जो स्क्वाड का हिस्सा थे वो बाहर हो रहे हैं, जिनमें शादाब खान है और हारिस रऊफ है। उनकी जगह पर आप नए फास्ट बॉलर जो हैं सलमान मिर्जा को वो कंसिडर किया जा रहा है। इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज और उनके साथ साथ सुफियान मुकीम के नाम है। तो ये थोड़ी सी रद्दोबदल स्क्वाड में हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस जो टीम का है, जो कोर है टीम का, वो वही होगा जिसके ऊपर डिपेंड करती हुई आ रही है ये मौजूदा मैनेजमेंट, जो सिलेक्टर्स भी हैं और पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, वो तकरीबन बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी ही आपको इस स्क्वाड में नजर आएंगे जो बांग्लादेश का टूर कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कोचेस के बारे में हैं 2 नाम सामने आए जिनसे मामला तय हो गए हैं, किस हद तक तय हो गए हैं? जी, अब्दुल्ला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक इश्तिहार दिया था गुज़िश्ता महीने, और उसके लिए 4 पोस्ट जो थी उसको दिया गया था उसके लिए कि जी अपने ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो हैं वो दे सकते हैं। तो उसमें हमें जो पता चला उसमें 2 जो नाम हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। एशली डोफ्की जो हैं वो पहले ही स्क्वाड का टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल है। अब जो 2 नाम हैं, ग्रांट लूडन, वो 2016 में इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम कर चुके हैं, वो हो सकते हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। उनके साथ तकरीबन मामला तय हो चुके हैं। जो शेन मैकडर्मट हैं उनके साथ भी तकरीबन मामला तय हैं। ये 2 जो नए गैर मुल्की कोचेज हैं, ये जो अभी कैंप लगेगा जिन्होंने रिपोर्ट करनी है स्पोर्ट्स स्टाफ ने आज, उसका हिस्सा होंगे। लेकिन अब इंतजार इसी बात का है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान और उसके साथ साथ कैंप के जो खिलाड़ी हैं मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के वनडे और T20 के, उनके नामों का भी ऐलान कर सकता है। जी ठीक, शुक्रिया, थैंक यू सुहेल इमरान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, थैंक यू फॉर द अपडेट क्रिकेट। अब जरा मिडल ईस्ट चलते हैं और इजराइल ने यमन में फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली वज़ीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हदीद पोर्ट समेत हूथियों के अहदाफ को निशाना बनाया है और यहाँ से मुसलसल
इजराइल पर हमले हो रहे थे और हूथियों का कहना है कि इसके फ़िज़ाई दिफा ने मिसाइलों से इजरायली हमले का मुकाबला किया है। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे ये मिसाइल हमला किया गया है। उधर अमेरिका की कोशिशों से इसराइल और हमास की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो गए हैं, दोनों टेबल पर आ गए हैं। लेकिन इन मुज़ाकरात के दरमियान भी 100 फ़लस्तीनी आपको पता है ताज़ा कार्रवाई में शहीद कर दिए गए हैं। ब्रेक नहीं आती कि मुज़ाकरात कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर ऑल्दो बेनतीजा खत्म हुआ है। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वफ़द के पास मुआहदे तक पहुँचने के लिए कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, कोई हतमी इख्तियार ही नहीं था। उधर इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुमकिना जंगबंदी के लिए आज दौरा अमरीका भी करेंगे। अमरीकी सदर से एक्चुअली उनकी मुलाकात मुतवक्किल है आज। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से दी गई तजावीज़ में इसराइली हमले रोकना, 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की ज़मानत, पहले रोज़ 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई, 18 यरगमालियों की लाशों की हवालगी और गजा में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुत्तफ़िक़ा ज़राए से इमदाद तकसीम करने की तजावीज़ शामिल हैं। तो बेसिकली ये कंडीशंस जो हैं ये ऑलरेडी स्टेट हो गई हैं और विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी हो रही होंगी। लेकिन अगर कोई अथॉरिटी ना हो कि आगे बात किस तरह चलेगी, वेयर डू यू सी इट गोइंग? कल तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ इजराइलियों ने बाय द वे शदीद मुजाहिरा किया है। हज़ारों लोग उसमें जमा थे, जिसमें यरगमालियों की फौरी रिहाई और गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है मुआहदा जल्द हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। और साथ आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी याद है ना आपको कि सीज़ फायर हुआ था, मगर इजराइल ने जंगबंदी तोड़ते हुए फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी दोबारा शुरू कर दी थी, जो कि अब तक जारी है। बाय द वे गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और ये बड़ा एक नॉर्मल, वेदर यू वांट टू कॉल इट नॉर्मल और नॉट, लेकिन ये फिगर बड़ा एक्सपेक्टेड हो गया। मतलब 2, 3, 4 पे बात नहीं है, अब तो 100 में बात जा रही है। आलमी अमूर के बाज़ माहिरीन के मुताबिक पहली बार है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर जंग बंदी के लिए बराह रास्त दबाव डाल रहे हैं और वो इसका भरपूर क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले एक बार फिर ख़ुद को नोबेल अमन इनाम के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार जो है वो करार दिया था। और कैंपेनिंग भी बड़ी एक्चुअली कुछ अरसे से इस पर चल रही थी। और हम इतना कहेंगे कि ट्रंप सिर्फ जंग बंदी का क्रेडिट लेने तक महदूद ना रहे, अमन का आलमी लीडर बनना है तो इजराइल को सीज़ फायर पर अमल करने का हर सूरत पाबंद भी करना होगा। और अगर वो ये कर ले तो किसी प्रॉब्लम नहीं होगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी ईरान वाले मामले में भी उनके बयान आपके सामने हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि दोनों की गलती है, लेकिन इजराइल की ज्यादा गलती है, क्योंकि अभी सीज़ फायर हुआ ही था और उन्होंने फिर उन्हें दोबारा ट्वीट वो ट्रूथ सोशल पे पैगाम लगाना पड़ा था कि भाई अपने जहाज़ों को अभी फौरन वापस। और फिर आपको पता है कि उस बात पे बड़ा बरहम भी थे, गुस्सा भी था कि मैंने जब करवाई एक सीज़ फायर तो व्हाई डिड दे नॉट ऑनर इट, तो वो भी कुछ अरसा चला। डॉक्टर मलिक लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं। ज़ाहिर है बड़ा अहम है जो भी डेवलपमेंट हो रही है आलमी दुनिया में, पर्टिकुलरली मशरिक़ वस्ता के तनाजुर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ट्रंप ने वादा किया है, हमास और इसराइल की तरफ से भी इशारे हैं, क्या हम उम्मीद रख सकते हैं कि गजा में सीज़ फायर होने वाला है अब फाइनली? क्योंकि इससे पहले भी हो चुका है ना, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला वो सबके सामने ही है, क्योंकि हर दिन क़यामत है वहाँ पे रहने वालों के लिए। हमें ये देखना होगा कि इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है आज ही है, बल्कि मंडे को, उसका क्या नतीजा निकलता है। लगता ये है कि अभी भी इजराइल जो है वो इतना रजामंद नहीं है सीज़ फायर के लिए। और फिर देखना होगा कि अगर सदर ट्रंप उसको मना भी लेते हैं नेतन्याहू को, और मनाना उसके लिए मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा सा दबाव डालेगा तो वो मान जाएगा, लेकिन देखना ये है कि किस किस्म का सीज़ फायर होगा। ये तो जो बातचीत चल रही है ये तो 60 दिन का आर्जी सीज़ फायर या जंग बंदी होगी, तो इससे तो बात नहीं बनती। लेकिन अगर आर्जी सीज़ फायर के बाद कोई इस किस्म के मुज़ाकरात की कमिटमेंट होती है जिससे कि हम देखते हैं कि देर पा अमन आ सकता है गाज़ा में, तो फिर मैं समझती हूँ कि हम अमन की बात कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनक्लियर हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होती तो उम्मीद लगाना मेरा ख्याल है मुश्किल ही है इस वक्त।
अच्छा ये बताइएगा कि अगर सीज फायर हो जाता है तो इस पर रिवायत ट्रंप का भरपूर ऑब्वियसली क्रेडिट लेने की कोशिश तो वो करेंगे, लेकिन इस मरतबा इजराइल की तरफ से कोई खिलाफ वर्जी ना हो, ये गारंटी भी तो ऑब्वियसली ट्रंप को ही लेनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार आपको पता है कि विद इन फ्यू डेज वो सीज फायर वाज नल एंड वॉइड। तो अब कोई गारंटी भी साथ आ रही है, आपको लग रहा है? देखिए अगर अमेरिका सीज फायर कराता है तो जाहिर है फिर इजराइल को पाबंद कराना अमेरिका का काम होगा, लेकिन पहले भी तो हो चुका है ना ये। पहले भी ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुई थी जो कि इजराइल ने फिर वायलेट की थी, आपको याद होगा, मार्च में। और उसके बाद इस कदर खौफनाक उन्होंने मिलिट्री ऑफेंसिव शुरू किया। और अब भी सिर्फ गाजा की बात नहीं है, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है इस वक्त, जहां इजराइल अपनी मिलिट्री एक्शंस और ओप्रेसिव कॉन्डक्ट की वजह से और सेटलर्स की वायलेंस की वजह से जो अजियत और मुसीबत और खाना जंगी आप कह सकते हैं एक तरह की हो रही है वेस्ट बैंक में, उसको भी तो रोकना चाहिए ना सदर ट्रंप को। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और इसमें ये कहना कि सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी तरह से इजराइल को पाबंद कर दिया जाए। देखें, एक आर्जी सीज फायर होगी अगर ये वाकई इस तरह का कोई मुआहदा होता है। फिलहाल तो सिर्फ आर्जी सीज फायर की बात हो रही है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है गाजा में वो एक परमानेंट, एक मुस्तकिल सीज फायर और देरपा अमन की। और फिर हमने ये भी देखना कि किन टर्म्स पे होता है ये जंगबंदी, किन टर्म्स पे होती है। अगर इसके साथ साथ इजराइल फ़लस्तीनियों को धकेलता रहता है और ट्रंप इसकी हिमायत करता है, बिकॉज ट्रंप भी तो कह चुका है ना कि फ़लस्तीनियों को रीलोकेट किया जाए गाजा से बाहर कहीं, तो अगर इस किस्म की टर्म्स होती हैं तो ये तो फिर कोई अमन, इससे तो कोई अमन नहीं आएगी। वापस क्या आना, वहाँ तो अमन थी नहीं कभी इजराइल की वजह से, लेकिन फिर प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस मैं समझती हूँ कि बहुत ही डिम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब इस पूरे मामले में मिडल ईस्ट की सिचुएशन भी हम एक डिस्कस कर रहे हैं। अमेरिका तो कुछ कर रहा है, चलें ठीक है, लेकिन ये बात नोट की जा रही है कि यूरोपियन ममालिक जो हैं वो जंग बंदी की किसी कोशिश में ना शरीक हैं और ना अमली तौर पर उनका कोई किरदार कहीं नजर आ, इनफैक्ट उनका वो इंटरेस्ट भी नजर नहीं आ रहा। तो या ये पाकिस्तान, इंडिया और एक्चुअली यूक्रेन रूस वाले इशू में भी देखा गया था, ये नोटिस किया था। क्या यूरोप अब आलमी सियासत से इनको माइनस ही समझा जाए? यूरोप का तो वो ना उनकी कोई पोजीशन रह गई है अब उस हवाले से, ना ही वो कोई रोल प्ले कर सकते हैं। इस वक्त तो सिर्फ अमेरिका ही है जिसकी इजराइल सुनता है, जिसके पास वो लेवरेज है जिससे कि वो गाजा में एक सीज फायर करा सकता है। तो यूरोप का तो रोल बहुत ही, यानी कि मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि महदूद है। यूरोप जस्ट डजंट कट इट एनी मोर, डजंट हैव दैट इन्फ्लुएंस एनी मोर। उनकी कोई ग्लोबल इन्फ्लुएंस उस किस्म का नहीं है जो एक ज़माने में शायद होता हो। इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिहा लोधी हमसे बात करने का। अमेरिका ही करा दे, अमेरिका ही कर सकता है, और एक दफ़ा करके देख लिया, माने नहीं इजराइल, लेकिन लेट्स सी इस पर क्या होता है। लेकिन अमेरिका ने अभी इजराइल और ईरान मामला सेटल कराया, इंडिया पाकिस्तान वाला मामला सेटल कराया, तो जहाँ चाहे करा सकता है। सो होपफुली यहाँ पे भी कोई हतमी चीज़ सामने आए। अभी ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे थोड़ी देर में। अच्छा जी, नेटबॉल का नाम पाकिस्तान में बड़ा आम नहीं है और ये बास्केटबॉल से मिलता जुलता खेल है, हम आपको थोड़ा सा समझा दें, और दुनिया के बहुत से ममालिक में मकबूल भी है, और लगता है कि ये पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड जो है वो बनने वाला है, क्योंकि ये बड़ी हमारी अचीवमेंट है, क्योंकि हमारी ख़वातीन जो है, हमारी लड़कियां जो हैं, उनकी टीम ने एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है, जीत ही ली है। तो जनूबी कोरिया में होने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में आपको बताएं कि मालदीव्स और सेमीफाइनल में जापान की तगड़ी टीम को हराया है। आप इनका लेवल ऑफ ट्रेनिंग देख सकते हैं, मालदीव्स तो बेहतर होगा, लेकिन जापानी तो हर चीज में कितने बड़े कम्पिटिटिव होते हैं, बड़े कम्पिटिटिव होते हैं। सो जनाब सेमीफाइनल में जापान को हराकर फिर ये फाइनल में गए और फिर ये टूर्नामेंट, ये सीरीज ही जीत ली है। अच्छा, चैंपियन टीम के खिलाड़ी हैं फरीसा अब्बास, हमारे साथ हैं इस वक्त, और पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के सदर हैं मुदस्सिर साहब, उन्होंने भी हमें वाया जूम ज्वाइन किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। लेकिन फरीसा, पहले आपसे बात कर लेते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो ये बताएं, इंटरेस्ट आपका
कैसे डेवलप हुआ इस स्पोर्ट में, बिकॉज इट्स नॉट दैट यूजुअल इन पाकिस्तान? स्कूल में खेला? जी, स्कूल में खेला। मैं 13 साल से खेलती हुई आ रही हूँ और बहुत यूनिक सा स्पोर्ट है, छोटा सा स्पोर्ट है। तो मेरी जो कोच थी मिस अर्नेस्टीन बर्नार्ड, उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाई थी और उस पर सेंटर का पोजीशन था। देखते ही मुझे पता चल गया था कि मैंने सेंटर ही खेलना है। दे कोट एंड कोट लिखा हुआ था कि सेंटर इज़ द इंजन ऑफ द टीम। सो द सेकंड आई हर्ड दैट, उसी वक्त मैंने खेलना शुरू किया और फिर इवेंचुअली इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुए। मैं उसकी कैप्टन थी, अंडर 13, अंडर 15 एंड इवेंचुअली सीनियर टीम्स की कैप्टन थी। और फिर इस तरह नेशनल लेवल तक पहुंच जाना, मतलब आप हैं, हमारे पास और कितनी लड़कियां हैं नेशनल सतह पे खेलती हैं? फिर आपने बताया कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी गर्ल्स थी, वो टीम में आई, एंड जाहिर है इस तरह से एक टीम बनाना और फिर उस टीम का इस तरह परफॉर्म करना भी बड़ी बात होती है। So who was behind all of this? Also, Sir Mudassir RN, he is the chairman of our Pakistan Netball Federation. उन्होंने हमें जो है ना एलिवेट किया इस पॉइंट पे, और सर रियाज हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे फेडरेशन के, उन्होंने हमें स्कूल से सिलेक्ट किया। जो हमारा नेशनल टूर्नामेंट था उसमें से मैं और अमानी और अलीना, हम 3 को सिलेक्ट किया। जो नेशनल टूर्नामेंट हमने खेला था फरवरी में, और फिर हमें ये इनविटेशन दिया इस टूर्नामेंट के लिए। और फिर इवेंचुअली जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस हारूना जमान, उन्होंने हमें इंटीग्रेट किया टीम में, और जो 9 ब्रिटिश पाकिस्तानी ओवरसीज़ थी तो उनके साथ हमें इंटीग्रेट किया और देन इवेंचुअली साउथ कोरिया। तो फिर सर मुदस्सिर से पूछ लेते हैं कि सर मुदस्सिर, वेल डन। और आपने माशाल्लाह यहाँ से 3 लड़कियां पिक की, 9 आपने बरतानवी पाकिस्तानी क्या होता है निजात वाला सीन, हाँ ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़कियां। अच्छा, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि एक इनवाइट होना, क्वालिफाई करना, बाहर जाके बाहर की टीमों के साथ खेलना इज वन थिंग, लेकिन उनको हरा के पूरी चैंपियनशिप ही जीत लेना, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। has been working well for us. हमने फुटबॉल में भी देखा है, नेटबॉल में भी देखा। कुछ हमारा नेशनल टैलेंट होता है, फिर हमारा वो भी पाकिस्तानी लड़कियां, लेकिन जाहिर है रूरल नेशनल होते हैं फिर सारे। तो मुदस्सिर साहब बताएं, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जियो का कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया और नेटबॉल को बहुत प्रमोट किया, हाईलाइट किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं बताता चलूं कि जब पाकिस्तान जो है बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रहा है, आपको जैसे पता है कि एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में बिल्कुल आउट क्लास सबको जो है ना क्लीन स्वीप किया है। इसके पीछे बड़ी हमारी हार्ड वर्क है पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन की। हम हर साल नेशनल चैंपियनशिप, जूनियर नेशनल चैंपियनशिप करवाते हैं गर्ल्स की, और इसके साथ साथ ये जो हमारी लंदन में बच्चियां हैं पाकिस्तानी, ये हमारे पास रजिस्टर्ड है। इन्होंने पिछले साल नेशनल चैंपियनशिप हमारे पास खेली, हमारे से रजिस्टर्ड है। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान बापट आया और गोल्ड मेडल हासिल किया। तब इनकी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान टीम के अंदर, और फिर हमारी जो दूसरी यहाँ पे बच्चे हैं इनकी सिलेक्शन हुई। इनका ट्रेनिंग कैंप लगा, 3 महीने का ट्रेनिंग कैंप था, यूके में भी था, कराची में भी था, और मुसलसल। और फिर हमने फॉरेन कोच मिस अमेंडा न्यूटन की खिदमत हासिल की। उसने इन बच्चों को बिल्कुल पॉलिश किया, बहुत अच्छी तरह पॉलिश किया, एंड शी वाज द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट इन द नेटबॉल फ्रॉम द यूके, और ये यूके की कैप्टन भी रही है इंग्लैंड की। सर मुदस्सिर, हम जरा वी आर सरप्राइज्ड एंड वी आर हैपीली सरप्राइज्ड। हम बड़े खुश हो रहे हैं कि बड़ा इन्वेस्ट किया, बड़ा आपने इन्वेस्ट किया। मतलब हमने अपनी नेशनल हॉकी की सूरत हाल भी देखी थी, इतना आगे पहुंच गए थे, उसके बावजूद भी कितने मसले मसाइल वहां भी होते हैं, लेकिन आपने इंटरनेशनल कोच की खिदमत हासिल की, फिर इतना सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ भी कैंप चलता रहा, यूके में भी चलता रहा। जो तो इसमें होता क्या है, सॉरी कैसे कर रहे हैं आप? हाँ, और क्या आपको इतना ऑलरेडी पोटेंशियल नजर आ रहा था दैट यू थॉट के इसको हम आगे लेके जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मुझे पता था हमारी बच्चियों पे जो इनका टैलेंट था, सिर्फ उनको पॉलिश करना था। आपको पता है कि हमारी जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं मल्टी टैलेंटेड है, गॉड गिफ्टेड है, सिर्फ इनको पॉलिश करना होता है, जिसके लिए हमने फॉरेन कोच की सर्विसेज हायर की। हमारी वाइस प्रेसिडेंट है हारूना जमान, उनको मैंने कहा लंदन में कि आप इनसे रब्ता करें, उन्होंने रब्ता किया, और ये सारा फेडरेशन ने और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके पेरेंट्स ने, हमारी वाइस प्रेसिडेंट हारूना ने मिलकर हमने किया। हमारे पास कहीं से फंडिंग नहीं थी, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, और सेटबैक ये रहा दिन हमारी फ्लाइट थी, एयर स्पेस बंद हो गया था यूएई का, और हम सब लोग घरों को वापस जा रहे थे, और अचानक एयर स्पेस खुला और हम फिर वापस गए एयरपोर्ट, और जाके फ्लाइट को हमने कैच किया है और कोरिया पहुंचे। कितने मूवी टाइप सिचुएशन बन गई है। तो लेकिन फिर तो और ही जज्बा आ गया होगा। ये बताइए कि अब चूंकि इतना कुछ हुआ, आप लोग पहुंचे, इंटरनेशनल आपकी साथी भी थी इसमें, क्या हम इसको
आपकी तरफ से वन ऑफ समझे या फिर अब आपका करियर फोकस इज नेटबॉल, क्या आगे क्या करना है? तो मैं हमेशा से एक ऑलराउंडर थी, लेकिन एक इंटरेस्ट था हमेशा नेटबॉल में, इसलिए मैंने सिंध के लिए भी खेला है 2 साल पहले। तो प्लान ये है कि इंशाल्लाह अभी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी और मैं एक लीग ज्वाइन करूंगी इंशाल्लाह कनाडा में, और इस गेम को जो ना प्रमोट करना। अभी ये जो जो हमने हासिल की है, अभी यही तो प्लान है, यही तो मकसद है इसका कि पाकिस्तानी की जो सारी लड़कियां हैं, खिलाड़ियां हैं, स्पोर्ट को ज्वाइन करें और फिर इवेंचुअली अपने स्कूल के लिए खेलें या अपने हॉबी के लिए खेलें। योर्स इज द ओनली स्कूल जहां नेटबॉल खेलते हैं या फिर और भी होती है? इंटर स्कूल में काफी स्कूल होते थे। हाँ, काफ़ी स्कूल होते थे इन द सेंस ऑफ के मेरा स्कूल था कराची ग्रामर स्कूल, सिटी स्कूल की टीम बहुत अच्छी है, सेंट जोसेफ्स खेलती थी और गवर्नमेंट स्कूल और कहीं पाकिस्तान से कहीं और से भी आते थे या कराची? जी, तो जब इंटर कॉलेजिएट नेशनल टूर्नामेंट होता था तो फिर पंजाब से स्कूल आती थी, हैदराबाद से आती थी, KPK से आती थी स्कूल्स। तो चलें, सो सीन है नेटबॉल का और हमने देख लिया है कि अगर उस पर मेहनत की जाए, उसमें सर्टनली फेडरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। हम कहाँ किसी और खेल में देखते हैं किस तरह इंटरनेशनल कोच की आपने खिदमत हासिल की हुई है, मतलब लड़ना पड़ता है, और अगर आप हमारा शो की टीम भी देख लें तो आपको पता चल जाएगा बहुत इश्यूज होते हैं। सो सर मुदस्सिर, आप और आपकी टीम और सर्टनली ये यंग गर्ल्स तो हैं ही, क्या आपने इस खेल पे इन्वेस्ट किया? मतलब हम हर एक लेकिन हम क्यूरियस हैं, हम मुदस्सिर साहब से पूछना चाहते हैं, हमारे पास बड़े बड़े MMA फाइटर्स, बॉक्सर्स, एवरीबॉडी हैज फंडिंग इश्यूज, मतलब एवरी वन ऑफ देम हैज फंडिंग इश्यूज, यहाँ तक कि वो अपने एसेट्स बेच के चैंपियनशिप्स वगैरह में जाते हैं। और हम हमेशा यही इम्प्लोर कर रहे होते हैं इन एसोसिएशंस के सदर को या फिर जो भी फंड करते हैं कि प्लीज आप जरा डालें, इतना ज्यादा टैलेंट है तो यू शुड पुट इन इट। हाउ डिड दिस प्रोसेस बिकम इजी फॉर यू? मतलब नेटबॉल एक फिर भी एक नया स्पोर्ट है, उस तरह तो हमने नहीं सुना हुआ, या फिर आपको भी चैलेंजेस थे? जी मुदस्सिर साहब। जी, हमें जब से हम फेडरेशन को उसको रन कर रहे हैं बहुत चैलेंजेस रहे हैं हमारे पास, हमने बड़े इसमें उतार चढ़ाव देखे हैं और हमारी मेंस की टीम ने भी एशिया में सिल्वर मेडल हासिल किया हुआ है। और आपके ही तवस्सुल से मैं सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब, इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी टीम को इंकरेज किया और बड़ी एप्रिसिएशन दी और बड़ी सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट वगैरह आई, जिससे हमारे खिलाड़ी और बड़े उनका मोराल बुलंद हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मगर हम उनसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन को फंडिंग दी जाए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस साल ना फंडिंग दी ना स्पेशल कोई ग्रांट दी, हालांकि 22 फेडरेशन को ग्रांट्स दी है, उसमें पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन का नाम निकाल दिया गया। तो ये हमारे लिए बड़ा सैड बैक है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी तो हम अच्छी कारकर्दगी दे सकते हैं। एक हमारी भी लिमिट है, क्योंकि देखिए हमारे पास स्पॉन्सर कोई भी नहीं है, हम या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी या हम अपनी मदद आप या हम लेकिन अब जीत के बाद, अब जीत गए, मतलब किस किस को हराया, वापस आए, अब तो स्पॉन्सर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू बेस्ट कि जितना हम स्पॉन्सरशिप ला सकें अपने बच्चों के लिए, इनको यूटिलाइज करें, इनको ग्रास रूट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी 2 चैंपियनशिप आ रही हैं। एक वर्ल्ड यूथ कप आ रहा है, उसके अलावा एशियन मैन नेटबॉल चैंपियनशिप हांगकांग में आ रही है, इसके अलावा मेंस चैंपियनशिप है एशिया की। अगर वो हम फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आते हैं उसमें वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। लड़कियां तो सर हमारी जबरदस्त हैं, एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। लड़कों की टीम की क्या सूरत हाल है? तो लड़कों की जो बॉयज की टीम है इस वक्त जो एशियन में वो सेकंड है और उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था वर्ल्ड कप के लिए, मगर वो जो कोविड के बाद जो सिलसिला चला तो वो क्वालिफिकेशन ज़ाया हो गई। अभी नेक्स्ट चैंपियनशिप होनी जा रही है जिसके लिए हम वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन हमारी लड़कियां माशाल्लाह छाई हुई हैं, there is no doubt about it, so congratulations फरीसा आपको, आपकी टीममेट्स को, आपके पेरेंट्स को, आपके कोचेस को, और मुदस्सिर रज़ाक साहब आपने बड़ी मेहनत की, आपको भी बहुत मुबारक हो। जल्दी से एक, क्योंकि हमें सवाल आया, आपको पता है लाइव शो है तो सवाल तो आ ही जाते हैं कि ये भी वो वाला स्पोर्ट है परीजा जिसमें एक हाइट होनी चाहिए, हाइट मैटर करती है? क्योंकि नहीं, मुझे देखे मैं तो छोटी करती हूँ, मैं 5'3" हूँ, लेकिन इसमें जो कैप्टन थी वो 5'10" है। तो डिपेंड्स, अगर आप शूटर हो तो यूजुअली वो टॉलर लड़कियां होती हैं, लेकिन बास्केटबॉल में एक होती है ना रिक्वायरमेंट, वो जो बड़े लंबे स्टीरियोटाइप बन जाती है, क्योंकि मतलब टू बी ऑन सच अ हाई लेवल यू इवेंचुअली गेट टॉलर प्लेयर्स, बट इस स्पोर्ट में मैं हूँ, दूसरी प्लेयर्स
ऑब्वियसली फरा है वो भी शॉर्ट थी, सुमैया है वो भी शॉर्ट थी, लेकिन इट डजंट मैटर। मालदीव्स की टीम देखें वो शॉर्ट थी लेकिन इतने क्विक मूवमेंट्स थे उनके। What matters? Your fitness and training your matters? endurance, your fitness, and then your mindset. That your matters agility, so much. I guess. You have to be really fast moving and as team well. coordination. Netball is a big team coordinating. और आप तो 13 साल से खेल रही हैं, हम अब कोई अगर किसी को अभी ख्याल आए तो वो भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। या देयर इज नो एज लिमिट, बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, आपके सवाल हो गए और हमने आपको बता दिया हाउ टू गो अबाउट इट। बहुत शुक्रिया फरीसा बीइंग हियर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा जी, कुछ और इश्यूज जिस पे हम पिछले घंटे में भी बात कर रहे थे, जैसे कि आपको याद दिला दें कि कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज इजलास तलब कर लिया है और वाक़े के जिम्मेदारान को सजा देने की यकीन दहानी भी कराई है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि एवरी अदर मंथ वी वुड से, ये तो इतनी रेगुलर बात होगी है कि हमारी न्यूज़ का हिस्सा ही रहती है, कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई या छत गिर गई। हाँ, छत गिर गई, मतलब बिल्डिंग गिरना एवरी अदर मंथ नहीं, लेकिन जाहिर है हम सालों से गिर जाती है ना तो वो हैबिटेबल नहीं रहती वो बिल्डिंग्स, तो लिहाजा बात तो खत्म हो जाती है जो कि एट रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन है और कोलैप्सिंग है। अभी कामरान रजी हमारे साथ मौजूद, उनसे मालूम करते हैं। कामरान साहब बताइएगा कौन कौन इस इजलास में शिरकत कर रहा है और क्या एजेंडा है इस वाक़े के बाद? देखें, वज़ीर आला ने ये जो लियारी में जो वाक़या पेश आया बिल्डिंग गिरने का, इस पर एक आला सतह का इजलास बुलाया है। इजलास में वज़ीर बल्दियात सईद गनी शरीक होंगे, कमिश्नर कराची होंगे, सेक्रेटरी बल्दियात होंगे और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल है वो शरीक होंगे। वज़ीर आला को वैसे तो रोजाना की बुनियाद पर ही ये जो मालूमात थी फराहम की जा रही थी, जो बिल्डिंग गिरने से जो बात हुई है, जो नुकसान हुए हैं उसके मुताबिक, ताहम अब एक बताया जा रहा है कि बाकायदा रिपोर्ट जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जाने से तैयार की गई है वो चीफ मिनिस्टर को पेश की जाएगी। बताया जाएगा कि कराची में कितनी इमारतें हैं। जराए हमें ये बताते हैं, वज़ीर बल्दियात सईद गनी से भी हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मजबूरी तौर पर कराची में 588 इमारतें ऐसी हैं जिन्हें खतरनाक करार दिया गया। ज्यादा नंबर है वो 470 जिला जनूबी का है, जो ओल्ड सिटी एरिया जिला जनूबी में ही आता है और ज्यादातर जो इमारतें हैं वो ओल्ड सिटी एरिया लियारी या जो पुराना शहर है वहाँ पर ये इमारतें कायम है, जिनके बारे में हुक्काम ये कहते हैं कि बार बार इन्हें नोटिस दिए गए हैं इस इमारत के मकीनों को भी और जो इनकी मिल्कियत रखते हैं उन्हें भी। हम अब हुकूमत को ये मसला दरपेश है कि इनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि वो लो पेड लोग हैं जो इन इमारतों में रहते हैं, कम आमदनी वाले अफराद हैं, उन्हें अगर शिफ्टिंग की जाए तो खासे मसाइल होंगे और फिर वो जो इमारतें हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, क्या वहां से निकलने वाले जो लोग हैं उन्हें कोई मुतबादिल रिहाइश दी जाएगी और उसके बाद दोबारा अगर वहाँ उस प्लॉट पर कोई इमारत बनेगी तो फिर उसकी मिल्कियत किस तरह से दोबारा वापस पुराने मकीनों को दी जाएगी या क्या। तो वजीर बल्दियात सिंध का कहना था कि हम इस पर कोई मैकेनिज्म बनाने पर ये भी बताइएगा कि जो जहाँ पर हुए ये जो भी लेटेस्ट वाकया हुआ है 26 लोगों की बात हो रही है, उनकी कोई कॉम्पनसेशन की भी बात होगी आज के इजलास में, कुछ इस तरफ भी इशारे हैं? ऑल्टरनेट हाउसिंग का क्या सिलसिला है? मतलब जाहिर है ये लोग अभी भी बहुत, हर कोई तो अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा सकता और रिश्तेदारों के घर भी जाएंगे तो कितने दिन रह लेंगे? कॉम्पनसेशन, उनकी कोई मुतबादिल रिहाइश, ये सारी बातें होंगी। लेकिन कॉम्पनसेशन का अभी जो समाजी हल्के उनकी तरफ से तो डिमांड की जा रही है कि ये क्योंकि बहुत ही गरीब लोग थे और अक़लियती बरादरी से इनका ताल्लुक था तो इनकी कॉम्पनसेशन की जाए, इनके जो इनके रवायकीन हैं उनकी इमदाद की जाए। जहाँ तक दूसरी बात अब्दुल्ला आपने की है कि ऐसा क्या मैकेनिज्म होगा कि जो 570 जो इमारतें हैं इनमें हजारों जो इनके मकीन हैं उनको कैसे मुतबादिल रहाइश फराहम करना क्या हुकूमत के बस में है? इस पर जो वजीर बल्दियात सईद गनी है वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बने कि या तो अगर इन इमारतों को गिराया जाता है जो खतरनाक करार दी गई है और तो इनका प्लॉट जो है वो हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो जो प्लॉट है उसे हुकूमत अपनी तहवील में ले ले और उसकी जो कीमत है वो उसके जो भी लीजी है लेटर है उसको दे दी जाए। लेकिन एक पेचीदा मसला ये भी है कि कराची का जो ओल्ड सिटी एरिया है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मिल्कियत पर नहीं है बल्कि पगड़ी सिस्टम के तहत चलाई जा रही है। तो उसमें जो रिहायशी है, जो मकीन है, वो भी एक तरह से ऑनर ही तस्वुर किए जाते हैं।
तो खासी कानूनी पेचीदगियां हैं। हुकूमत तो चाहती है, वजीर बल्दियात का कहना है कि हम तो चाहते हैं कि इन इमारतों को खाली कराया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी हादसे से बचा जा सके, लेकिन खासी बड़ी तादाद है इमारतों की भी और उसमें रिहाइश पजीर अफराद की भी। तो देखते हैं कि आज के इजलास में किस किस्म के अमूर ज़ेर गौर आते हैं, कॉम्पोजिशन के सिलसिले में क्या होता है, और ये जो 588 इमारतें हैं जिन्हें खतरनाक अच्छा जी कामरान, ये एक दफा फिर ये पगड़ी वाला सिस्टम आपने मेंशन किया है, इससे पिछले घंटे में भी काशिफ मुश्ताक हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी साथ थे, नादिर कबूल भी थे, हम उनसे भी पता कर रहे थे कि ये पगड़ी की सिस्टम क्या है। बाकी पाकिस्तान में पीपल आर नॉट अवेयर, तो थोड़ा सा हर जगह होता है वैसे, हाँ एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर भी दोस्त हु डोंट नो प्लीज बता दें। देखिए ये अब कराची में तो सिर्फ ओल्ड सिटी एरिया में ही ये पगड़ी सिस्टम आपको मिलेगा। इसमें नॉर्मली आसान अल्फाज में अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं तो पगड़ी सिस्टम में इमारत की पूरी तरह से जो वहाँ पर अपार्टमेंट हैं या जो दुकानें हैं उनकी पूरी तरह से मिल्कियत ट्रांसफर नहीं होती, और उसकी जो करंट वैल्यू होती है उसका 70 से 80% जो जिसके नाम पर लीज होती है, पगड़ी होती है, वो अपने किराएदार से वसूल करता है और फिर एक बहुत ही नॉमिनल सा किराया। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि अगर किसी जगह की कीमत उसके बराबर में हमारा कोई अपार्टमेंट 50 लाख रुपए का मिलता है, तो अगर पगड़ी पर वो दिया जाता है तो या तो 50 लाख में आप खरीद कर उसमें रहना शुरू कर देते हैं और कोई किराया नहीं होता, लेकिन पगड़ी में वही जो चीज है वो उसी तरह का अपार्टमेंट आपको 30 से 35 लाख रुपए तक मिल जाता है, और फिर आप एक नॉमिनल सी रकम यानी 2000, 3000 या 3500, मौजूदा दौर में भी आप 1500 रुपए तक भी महाना देते रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से मिल्कियत आपकी नहीं होती। जो जिसके पास लीज होती है वो भी मालिक तस्वुर किया जाता रहता है। तो ये चाहे में पाकिस्तान के बाद से ये सिस्टम राइज था, और अब भी जो कराची का पुराना कराची ओल्ड सिटी एरिया है, लियारी है, खारादर है, मीठादर है, रंगसोल लाइन है, रामस्वामी है, गार्डन का कुछ इलाका है, यहाँ पर बंस रोड, एम्प्रेस मार्केट, इन इलाकों में अभी भी ये पगड़ी सिस्टम राइज है। तो इसमें जो रहने वाला है वो भी मालिक का एक तरीके से तस्वुर होता है। और तो कामरान, इस सारे सिनारियों में अगर पगड़ी सिस्टम के तहत कोई अपार्टमेंट में रह रहा हो तो उसकी मलकियत नहीं होती, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी उस तरह नहीं होती, क्योंकि अभी भी जो ओनर है जो उससे किराया ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिर भी उसी पे आयद होगी। जी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बात यह है कि इसमें इन जो पुरानी इमारतें हैं इनके जो मालिक हैं, जो जिनकी मिल्कियत नहीं है, ये भी कोई इतने ज्यादा वेल ऑफ लोग नहीं होते, पैसे वाले लोग नहीं होते, और उनका जो खाना पीना है, ब्रेड बटर है, वो इन्हीं किरायों से चलता है। ज़ईफ़ुल उम्र लोग हैं इनमें ज्यादातर, या फिर उनकी फैमिली के लोग हैं। तो हुकूमत अच्छा, तो ये पगड़ी के हमारा गुज़र औकात ही इससे होता है, तो हम ये किस तरह इसको खाली कर दें, और बोलती है हुकूमत के नोटिस को तवज्जो भी नहीं देती। गॉट इट। लेकिन क्या ये जो लोग रह रहे होते हैं पगड़ी के तहत, चले उन अपार्टमेंट्स में वो रह रहे हैं, उनकी कोई से होती है कि जी हमारी बिल्डिंग में 3 फ्लोर्स के बाद चौथा या 5वां फ्लोर नहीं बन सकता? मतलब कोई वो बोलते भी हैं, कोई उनके सुनने वाला भी है, या फिर उनकी ऐसी क्योंकि सवाल ये आता है कि अगर कोई मालिक होगा और वो 3रे फ्लोर तक की बिल्डिंग होगी, तो चौथा फ्लोर जब बन रहा होगा तो उसे तकलीफ होगी ना कि मेरे सर के ऊपर एक चौथा फ्लोर क्यों बना रहे हैं। देखिए अब्दुल्ला, ये सारा ना मिली भगत से होता है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो ओल्ड सिटी एरिया है यहाँ पर मकीन भी, किराएदार भी, और जो बिल्डिंग कंट्रोल का अमला है वो सब मिली भगत करते हैं, और ये छोटी बिल्डिंगें हैं। नाज़रीन को हम बताएंगे ये 200 कामरान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और ये इजलास जब होगा तो उसकी ज़ाहिर तफसील आपसे हम मालूम करेंगे। अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। वी आर गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह।